कहानी की शुरुआत होती है एक शक्तिशाली और लोकप्रिय हीरो के साथ, जो पुराने जमाने के एक भयंकर डीमन किंग के खिलाफ लड़ रहा होता है। डीमन किंग उस पर एक विशाल पत्थर जैसे गड्ढे को गिराने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे जमीन में दबा देगा। लेकिन हीरो शांत रहता है। वो जमीन से एक छोटी सी पत्थर उठाता है और बिना डरे उसे पूरी ताकत के साथ फेंकता है। छोटी सी पत्थर होने के बावजूद उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े गड्ढे को पीछे धकेल देता है और उसे चूर चूर कर देता है। उस मोमेंट पर हीरो डीमन किंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अब ये सब खत्म होना चाहिए। दोनों अपने सबसे खतरनाक अटैक करके एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आसपास की दुनिया तबाह हो जाती है, धूल मिट्टी उड़ने लगती है और जमीन फट जाती है। लेकिन दोनों रुकते नहीं। हर एक अटैक के साथ वो अपनी लिमिट के पार जा रहे होते हैं। आखिर में दोनों एक साथ एक दूसरे पर वार करते हैं और दोनों घायल हो जाते हैं। जंग का अंजाम होता है एक बराबर की टकरार, एक ड्रॉ। लेकिन हीरो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि उसके लिए ये सब अब खत्म हो चुका होता है। कुछ समय बीत जाता है और अब हम एक नए लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है ब्लेड। उसका चेहरा हल्का भोला वाला और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। वो हीरो एकेडमी में नए एडमिशन के रूप में आता है, लेकिन वो किसी भी हीरो बनने के इरादे से नहीं आया। वो बस एक शांत और नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। उसका सिर्फ एक ही सपना है, दोस्तों का एक छोटा सा सर्कल बनाना। वो एकेडमी के कॉरिडोर में सबको मुस्कुराते हुए हाय बोलता है, लेकिन लोग उसे थोड़ा सा अजीब समझ रहे होते हैं। फिर वो कुछ स्टूडेंट्स के पास जाता है और अपना नाम बताता है। उसकी मुलाकात होती है कसीम, क्ले और दो लड़कियां क्लेयर और जसिया। वो बिना झिझक कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ दोस्ती करने के लिए आया हूँ। क्लेयर थोड़ा हैरान होकर पूछती है कि तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो। ब्लेड तुरंत हाँ बोल देता है। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद होती है, जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। वो खुश होता है कि उसके पहले दिन 4 दोस्त बन गए। तभी एकेडमी की टॉप स्टूडेंट अर्नेस्ट फ्लेमिंग एंट्री करती है और उसका ऑरा बहुत ही अलग होता है। लोग उसे सीरियस और पावरफुल समझते हैं। वो ब्लेड को देखती है और पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्लेयर कहती है कि ब्लेड एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन अर्नेस्ट कंफ्यूज हो जाती है। एकेडमी में तो सिर्फ वही स्टूडेंट आते हैं जो हीरो बनना चाहते हैं और यहाँ लेट एडमिशन अलाउड भी नहीं होता है। ब्लेड कैजुअल टोन में कहता है कि मैं हीरो बनने के लिए नहीं आया, मुझे तो बस कुछ दोस्त चाहिए। अर्नेस्ट को उसका एटीट्यूड समझ में नहीं आता, लेकिन ब्लेड बिना टेंशन के कहता है कि चलो मुझे हेडमास्टर के ऑफिस में ले चलो। जब वो दोनों हेडमास्टर के ऑफिस में पहुँचते हैं तो अर्नेस्ट की आंखें फट जाती है, क्योंकि वहाँ पर हेडमास्टर की जगह खुद राजा बैठे होते हैं। अर्नेस्ट तुरंत झुक जाती है पूरे सम्मान के साथ, लेकिन ब्लेड सीधा उसके पास चला जाता है जैसे पुरानी पहचान हो। अर्नेस्ट कुछ बोलने वाली होती है कि राजा उसे रोक लेते हैं और कहते कि मैं अब एकेडमी का नया हेडमास्टर हूँ। ये सुनकर अर्नेस्ट शॉक हो जाती है, पर वो राजा के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन राजा उससे कहता है तुम जाओ, मुझे बस ब्लेड से अकेले में बात करनी है। अर्नेस्ट के मन में सवाल उठता है, ब्लेड और राजा इतने क्लोज कैसे हैं? और फिर असली सच सामने आता है। ब्लेड वही महान हीरो है जिसने कि डीमन किंग को हराया था, लेकिन अब वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक आम इंसान की तरह जीना चाहता है। वो कहता है अब कोई खतरा नहीं, डीमन किंग गया, अब मुझे हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पर राजा कहता है तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो, तुम वो महान हीरो है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी पावर्स वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अर्नेस्ट हैरान रह जाते हैं जब वो ब्लेड को उनके एडवांस क्लास में देखती है। वो तुरंत कहती है ये तो एडवांस क्लास है, लेकिन ब्लेड शांति से जवाब देता है मैंने ऑलरेडी लोअर क्लास का टेस्ट दिया था, पर मुझे यहीं भेजने को बोला गया है। अर्नेस्ट को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने किसी और शॉर्टकट का यूज करके ये क्लास को ज्वाइन किया है। उसका कहना था कि तुम जैसे अंधे मन से आए स्टूडेंट्स को इस एकेडमी में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ब्लेड कहता है कि मैं दोस्ती बनाने के मामले में बिल्कुल सीरियस हूँ। ये स्कूल मेरे लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। उसके बाद ब्लेड क्लास के स्टूडेंट्स के पास जाकर अपना परिचय देने लगता है। हर किसी से मुस्कुराते हुए मिलता है, लेकिन अर्नेस्ट को उसकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो चीख कर कहती है मेरी बात सुनो ब्लेड। ब्लेड हंसते हुए कहता है सुन रहा हूँ और उसके सर पर हाथ रख देता है। अर्नेस्ट को उसका ये छूना पसंद नहीं आता। वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है और गुस्से में एक वार कर देती है, लेकिन वार गलती से दीवार पर पड़ता है और दीवार टूट जाती है। तभी एक लड़की आती है और कहती है इंस्ट्रक्टर ने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया है। ब्लेड उस लड़की को अपना नाम बताता है, मैं ब्लेड हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है मैं सोफी हूँ। मिलकर अच्छा लगा और ब्लेड खुश हो जाता है। अर्नेस्ट इंस्ट्रक्टर के पास जाकर कहती है मैं ब्लेड की ताकत टेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन इंस्ट्रक्टर कहता है कि आज कुछ और प्लान्ड है। लेकिन अर्नेस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग और इंटिमिडेटिंग होती है कि इंस्ट्रक्टर डर कर मान जाता है। टेस्ट के लिए एक इंसेंटेड आर्मर वाला डमी लेकर आया जाता है। अर्नेस्ट घोषणा करते हैं कि एडवांस स्टूडेंट्स आसानी से इसे काट सकते हैं। अब ब्लेड को सबके सामने अपने आप को प्रूव करना होगा। वो कहती कि एडवांस क्लास और लोअर क्लास के बीच में 3 लेवल का फर्क होता है। ब्लेड एक बार डमी को देखता है और फिर अपना स्टेंस बदलता है। अपनी तलवार के अराउंड विंड एनर्जी घुमा देता है और कहता है अब तुम देखो मेरी ड्रैगन ईथर स्किल। एक ही वार में ब्लेड डमी को चूर चूर कर देता है।
इतना ही नहीं, पूरी दीवार भी टूट जाती है, उसकी तलवार भी उस अटैक से टूट जाती है। सारे स्टूडेंट्स हवा में उछल रहे होते हैं और ब्लेड समझ जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल लड़का हूँ। ब्रेक के वक्त ब्लेड अर्नेस्ट के साथ टेबल पर बैठा होता है। वो अपने नए दोस्तों को बुलाता है, आओ ना साथ खेलते, लेकिन कोई नहीं आता। वो हैरान होता है, सब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अर्नेस्ट थोड़ा शर्मा कर कहते हैं, ये टेबल सिर्फ मेरे लिए रिजर्व्ड होती है, सब मुझसे डरते हैं। ब्लेड बिना किसी टेंशन के अपना खाना खाने लगता है। उसकी सिंप्लिसिटी को देखकर अर्नेस्ट कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जो कह रही थी मैं गलत थी, लेकिन ब्लेड मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे याद भी नहीं है कि तुमने क्या कहा था, छोड़ो ना। फिर वो उसे थैंक यू बोलता है, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ तो तुम मेरी दोस्त हो। ये सुनते ही अर्नेस्ट का चेहरा लाल हो जाता है। वो हल्की से मुस्कान के साथ कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। उसी समय अर्नेस्ट ब्लेड के बारे में सोचती है। वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसने अपना पहला सच्चा दोस्त बना लिया होता है। लेकिन तभी उसकी तलवार हिलने लगती है जैसे कोई पुरानी याद वापस आ गई हो। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एक छोटी सी अर्नेस्ट एक अजीब सी डीमन सोर्ड के पास जाती है। तलवार से एक आवाज आती है, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जैसे ही अर्नेस्ट उस तलवार को छूती है उसके बाल लाल हो जाते हैं और कुछ अंधेरा उसके अंदर घुस जाता है। और तब से अर्नेस्ट के मन में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी थी, हर वक्त उसे कहती थी सब कुछ बर्बाद कर दो। वो आवाज उसे कभी चैन से जीने नहीं देती थी। एक दिन उसका सामना लियोनार्ड नाम के एक लड़के से होता है। वो अपने लेंस के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन अर्नेस्ट बस एक ही मूव में उसके वार को काट कर उसे दूर फेंक देती है। अब सोफी का नंबर होता है। वो अर्नेस्ट के सामने हिम्मत से लड़ती है। थोड़ी देर तक दोनों बराबर फाइट करते हैं, लेकिन जैसे ही अर्नेस्ट अपनी फायर स्किल को यूज करने लगती है सोफी पीछे हट जाती है और कहती है मैं हार मानती हूँ। अब अर्नेस्ट की फाइट ब्लेड से होने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आती है एक अजीब सी एनर्जी फील करके वो बेहोश हो जाती है। ब्लेड तुरंत उसे अपने कंधे पर उठाकर इन्फर्मरी में लेकर जाता है। डॉक्टर चेक करता है, इस पर किसी श्राप का असर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर के बाद अर्नेस्ट की आंखें खुल जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वो घबरा कर कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। ब्लेड उसे शांत करता है, तुम बस बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उसे और आराम करने के लिए कहता है, लेकिन अर्नेस्ट उठकर तुरंत निकलने लगती है। डॉक्टर मना करती है, लेकिन ब्लेड कहता है कि मैं इसका ध्यान रख लूंगा और उसे उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद अर्नेस्ट खुद चलने लगती है। जब वो दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हैं तो अर्नेस्ट उनसे कहती है, मेरी कंडीशन के बारे में किसी को मत बताना। रात को ब्लेड एकेडमी में डाटाबेस देख रहा होता है और उसे एक पुरानी तलवार के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है ओडियस। उस तलवार में एक राक्षसी शक्ति होती है जो अपने यूजर को बहुत ही ज्यादा पावर देती है, लेकिन उसकी अपनी सोच होती है। अगले दिन ब्लेड अर्नेस्ट के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी तलवार के एक राज के बारे में सब कुछ पता है। तब अर्नेस्ट सब कुछ बता देती है, जब मैं सिर्फ 6 साल की थी तब मैंने उस तलवार को छू लिया था। वो हमारे परिवार की प्रोटेक्शन में थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया उसके अंदर की राक्षसी इच्छा मेरे अंदर घुस गई। तब से अर्नेस्ट हर दिन उसकी बर्बादी के प्यास से लड़ रही है। ब्लेड उसे सुझाव देता है, तुम इस मोडस को फेस करो, उसे प्रूव करो कि तुम ही इसकी असली ओनर हो। अर्नेस्ट डर जाती है, अगर मैं फेल हो गई तो वो डीमन सच में जिंदा हो जाएगा। पर ब्लेड बहुत ही शांत होकर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसी समय अर्नेस्ट हिम्मत जुटाकर एस मोडस को पुकारती है, मुझे अपना स्वामी मानो। एक बड़ी सी आग की पिलर उसके इर्द गिर्द उठती है और एस मोडस उसके सामने आ जाता है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले उस पिलर से एक राक्षस निकलता है जो सब कुछ मिटा देना चाहता है। ब्लेड बिना किसी एफर्ट के उसे खत्म कर देता है। अर्नेस्ट को यकीन हो जाता है कि ब्लेड उसके साथ है। वो अपनी तलवार निकालती है और एस मोडस पर टूट पड़ती है। एस मोडस अपना सील तोड़ देता है और एक तेज एनर्जी बीम उस पर छोड़ता है। दोनों की पावर्स टकराती है और फिर पिलर धीरे धीरे गायब हो जाता है। अर्नेस्ट जीत जाती है। वो गिरने लगती है, लेकिन ब्लेड उसे पकड़ लेता है। दोनों खुश होते हैं कि अर्नेस्ट ने अपना डर खो दिया। अगले दिन ब्लेड का एक ड्यूलिंग मैच होता है। वो 2 स्टूडेंट से लड़ता है, लेकिन बिना तलवार निकाले ही दोनों को हरा देता है। अर्नेस्ट थोड़ा गुस्से में कहती है, कम से कम अपनी तलवार तो निकालो, अपने ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करो। उसके बाद अर्नेस्ट ब्लेड से कहती है कि जरा सोफी का भी ध्यान रखना। फिर वो एक छोटी सी बात बोलती है, सोफी हमेशा अकेली होती है, वो बस वही करती है जो उसे बोला जाता है। सोफी खुद से कोई कदम नहीं उठाती, लेकिन जब उसने ब्लेड से मिलकर अपना इंट्रोडक्शन किया तो अर्नेस्ट को लगा कि अब ब्लेड उसे हैंडल कर लेगा। ब्लेड उसके पास आता है और कहता है कि वो उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करना चाहता है, लेकिन सोफी बताती है कि उसे सिर्फ अपने हाथों से लड़ना सिखाया गया है। ब्लेड उसे सोर्ड चलाना सिखाना चाहता था तो वो सोर्ड उठाकर ट्राई करती है, लेकिन वो डमी को काट भी नहीं पाती। तब ब्लेड उसे समझाता है कि सोर्ड को अपने शिकार का हिस्सा समझना पड़ता है और फिर
फिर वो खुद स्वॉर्ड से डमी को आसानी से चीर डालता है। सोफी बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है और सोचती क्या वो भी अर्नेस्ट को हरा पाएगी, लेकिन ब्लेड उससे कहता है कि उस लेवल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। तभी सोफी स्वॉर्ड को छोड़ती है और ब्लेड को सिर्फ अपने हाथों से नीचे गिरा देती है। वो कहते हैं कि उसका शरीर ही ज्यादा मजबूत है। अब वो ब्लेड से कुछ और सीखना चाहती है। अगली सुबह किंग ब्लेड से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछता है। ब्लेड बताता है कि उसने कुछ अच्छे दोस्त बनाए और सोफी भी उनमें से एक है। किंग कहता है कि सोफी पावरफुल है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही अधूरी है। फिर वो ब्लेड को एक राज बताता है। सोफी का असली नाम है साफिटिया फटो और वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी जिसका नाम था आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो। ये प्रोजेक्ट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का था जो किसी इंसान में जबरदस्ती ग्रेट हीरो की पावर जगाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने एक इंसान को बार बार क्लोन किया और सोफी उसी इंसान साया की 12th क्लोन है। उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया। और ये सब सुनकर ब्लेड काफी गुस्सा हो जाता है। किंग उसे समझाता है कि अब उस ऑर्गेनाइजेशन का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन ब्लेड खुद को दोषी मानता है कि सोफी से एक नॉर्मल लाइफ छीन ली गई। अब ब्लेड चाहता है कि सोफी एक नॉर्मल जिंदगी जिए, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता है कि वो क्या होती है। इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और वो पूछते है कि एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है। डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ का मतलब जवानी जैसी जिंदगी। फिर ब्लेड लियोनार्ड के पास जाता है और यूथ का मतलब पूछता है। लियोनार्ड कहता है लव। ब्लेड फिर जेसिका और क्लेयर से पूछते हैं कि लोग प्यार में क्या करते हैं, तो क्लेयर कहते हैं कि वो लोग डेट पर जाते हैं। ब्लेड फिर अर्नेस्ट के पास जाता है और उससे पूछते हैं कि डेट क्या होती है। अर्नेस्ट उसे बताती है कि डेट में लोग क्या करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन दोनों के लिए अभी डेट पर जाना थोड़ा जल्दी होगा। ब्लेड एकदम से भाग जाता है और कहता है कि वो डेट पर जा रहा है। अर्नेस्ट हैरान हो जाती है कि ब्लेड किसके साथ डेट पर जा रहा है। तभी ब्लेड सीधा लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस जाता है और बिना कुछ सोचे समझे एकदम से नंगी सोफी से कहता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। सोफी बिना झिझक हाँ बोल देती है। थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि ब्लेड के दोस्तों ने उस पर नजर रखी हुई है। वो लोग छुप कर उसे देख रहे होते हैं जब ब्लेड सोफी से मिलता है, जो डेट के बारे में कुछ जानती ही नहीं। ब्लेड कहता है कि अब सब कुछ उस पर छोड़ दो और वो सोफी को एग्जैक्ट टाइम बताता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन सोफी तुरंत बताती है कि वो ऑलरेडी टाइम से लेट हो चुके हैं। ब्लेड घबरा जाता है और वो सोचता है कि अब क्या करे। तभी सोफी कहती है कि सिंपल है, बस निकलते हैं। और फिर दोनों एक साथ अपना वक्त एंजॉय करने लगते हैं, जबकि ब्लेड के दोस्त अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग एक आर्केड पहुंचते हैं जहां पर पंचिंग गेम खेलते हैं, लेकिन दोनों मिलकर मशीन तोड़ देते हैं। ब्लेड के दोस्त आगे बढ़कर कहते हैं कि वो मशीन का पैसा भर देंगे। फिर ब्लेड और सोफी एक ही ट्रॉपिकल ड्रिंक शेयर करते हैं। दोनों के गाल एक दूसरे से टच होते हैं जब वो उसे पीते हैं। अर्नेस्ट ये सब देख नहीं पाती और कहती ये दोनों तो जानवर हैं। तभी उसके फ्रेंड्स उसे एक परफेक्ट देते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन जब वो खाने में बिजी होती है तो उन्हें पता चलता है कि ब्लेड और सोफी वहाँ से गायब हो चुके हैं। ब्लेड अपनी डेट का पूरा शेड्यूल चेक करता है और रियलाइज करता है कि अब वो लेट हो रहे हैं, लेकिन सोफी कहती है कि फिक्र मत करो, शॉर्टकट ले लेंगे। और फिर वो दोनों एक वॉल पर पहुंच जाते हैं और आसमान में जंप करते हुए पूरा टाउन क्रॉस करते हैं ताकि अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। आखिर में वो एक लेजेंडरी फाउंटेन के पास पहुंचते हैं जहां सोफी कहती है कि उसने ब्लेड के साथ काफी मजे किए। तब वो ब्लेड से पूछती है कि तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। ब्लेड जवाब देता है क्योंकि हम दोस्त हैं। सोफी कहती है कि अगर हम दोस्त हैं तो एक दूसरे से राज नहीं छुपाने चाहिए। फिर वो एक बड़ी सच्चाई बताती है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक अधूरी टेस्ट सब्जेक्ट है जिसे एक आर्टिफिशियल हीरो बनाने के लिए बनाया गया था। उसके पास आर्टिफिशियली दिए गए ग्रेट हीरो की पावर्स हैं। वो रेलिंग को तोड़कर दिखाते हैं कि वो फिजिक्स के रूल को तोड़ सकती है, लेकिन उसके पास उस पावर पर पूरी कंट्रोल नहीं है। वो अपने बॉडी वेट को भी बढ़ा सकती है, लेकिन वो अक्सर हद से ज्यादा कर देती है और वो 10 सेकंड के लिए वक्त को भी रोक सकती है। सोफी बताती है कि वो आर्टिफिशियल हीरो प्रोजेक्ट का फाइनल मॉडल है। लोग उसे एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मानते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कई लिमिटेशंस हैं। ब्लेड उसे इंसाफ दिलाना चाहता है, इसलिए वो भी अपना राज बताता है कि वो भी ग्रेट हीरो हुआ करता था। ये सुनकर सोफी हैरान हो जाती है। ब्लेड उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे नफरत कर सकती है, क्योंकि उसके हिसाब से ग्रेट हीरो की पावर एक कर्ज है। वो कहता है कि उसने ये पावर्स नहीं चाहिए थी, लेकिन उसे मजबूरन बनना पड़ा क्योंकि उसे बचपन से ये बताया गया था कि उसकी पावर सभी को बचा सकती है। उसके अंदर ये पावर सिर्फ 3 साल की उम्र में ही आ गई थी। तब से लेकर अब तक ब्लेड ने कई बार अपनी जान को रिस्क में लेकर दूसरों की मदद की, लेकिन इसके बावजूद वो हर इंसान को नहीं बचा सका और इस वजह से लोग नाराज हो गए, क्योंकि ग्रेट हीरो होने के नाते उसका फर्ज था कि वो सबको बचाए। ब्लेड रो पड़ता है, लेकिन सोफी उसे अपने पास लगा लेती है और कहती है कि उसे प्राउड होना चाहिए क्योंकि उसने कई लोगों की जान बचाई। सोफी ये भी कहती है कि वो खुद को एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो समझती है और वो चाहती है कि वो ब्लेड जैसा ही हो। ब्लेड फैसला करता है कि वो अपने पास्ट को अपनी जिंदगी का बोझ नहीं बनने देगा। उसके बाद वो और सोफी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ब्लेड की असली पहचान को सबसे छुपाएंगे। अगले दिन सारे दोस्त मिलकर डिनर कर रहे होते हैं जब एंडेस्ट ब्लेड को बताती है कि राजा ने स्कूल में एक मैजिकल बीस्ट भेजा है और तभी जमीन हिलने लगती है और एक ड्रैगन एकेडमी में आता है जिससे कि सोल्जर्स पैनिक कर
जाती है। ब्लेड आराम से प्लेट को पकड़कर ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। ड्रैगन गुस्सा होकर उसे रोर करता है और फिर वो हवा में उछलकर अपने हाथ से ड्रैगन को मार देता है। ड्रैगन गिर पड़ता है और ब्लेड उसे खाने देता है। सब लोग हैरान होते हैं ये देखकर कि ब्लेड ने सिर्फ अपने हाथों से ही ड्रैगन को हरा दिया। लेकिन ब्लेड कहता है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है और ड्रैगन इतना वीक था कि कोई भी एक ही हिट में उसे हरा सकता था। ड्रैगन फिर एक लड़की में बदल जाता है जो कि ब्लेड को अपने पापा बुलाती है। ब्लेड उससे कहता है कि उसके पेरेंट्स को ढूंढेगा और ड्रैगन के बारे में पता करेगा। लेकिन सोफी कहती है कि उसने देखा था कि वो लड़की वैसे ही ट्रांसफॉर्म हुई थी। सोफी कहती है कि वो लड़की असल में ड्रैगन है, जिसे देखकर ब्लेड बहुत ही हैरान हो जाता है। लड़की ब्लेड को अपना पापा कहकर चिल्लाती है और ब्लेड सोचता है कि अब क्या करें। शाम को ब्लेड लड़की को नहलाता है और हमें ये भी पता चलता है कि उसने लड़की का नाम कूप रखा है। अर्नेस्ट बाथरूम में आकर हैरान हो जाती है कि ब्लेड लड़की के साथ नहा रहा है। ब्लेड उससे पूछते क्या उसने कुछ सीखा, तो अर्नेस्ट बताती कि मैजिकल बीस्ट्स जिसमें ड्रैगन्स भी शामिल है वो हमेशा अपनी ताकत को ढूंढते हैं। अगर उन्हें हरा दिया जाए तो उनका शरीर तो मिट जाता है लेकिन उनका आत्मा जिंदा रहता है और वो अपने हारने वाले के फॉर्म में बदल जाते हैं। ब्लेड सोचता है कि अगर एक ड्रैगन इंसान का फॉर्म ले सकता है तो क्या उसे एक इंसान ने हरा दिया था, और क्या कोप को उसकी पुरानी जिंदगी में कोई इंसान ने हरा दिया था। अर्नेस्ट पूछते कि ब्लेड ने लड़की का नाम कोप क्यों रखा और लड़की अपना नाम बताकर कह देती कि उसे अपना नाम बहुत ही पसंद है। अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है और ब्लेड को पॉवेट कहकर अपने पैर से उसका चेहरा थोककर रूम से बाहर निकल जाती है। अगले दिन अर्नेस्ट चुपके ब्लेड को देख रही होती है जब वो कोप को खाना दे रहा होता है। कोप कहती है कि वो खाना खाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ ब्लेड से ही चाहती है क्योंकि ब्लेड से ही खाया हुआ खाना ज्यादा टेस्टी होता है। क्लेयर भी कोप को खाना देना चाहती है लेकिन कोप मना कर देती है और वो कह देती है कि वो वीकलिंग से दोस्ती नहीं करेगी। कोप सिर्फ ब्लेड से ध्यान रखना चाहती है और वो कहती है कि ब्लेड उसे अच्छे से गुड मॉर्निंग बोले और उसके लिए मील्स बनाए। कोप ब्लेड से कहती है कि वो लड़कियों के शरीर को घूरने में बहुत ही वक्त बिताता है जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। उसकी बात सुनकर ब्लेड के दोस्तों को हैरानी होती है और वो उससे पूछने लगते हैं क्या उन्हें घूर रहा था। लेकिन ब्लेड कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। सबको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है इसलिए उसे ट्रेनिंग के वक्त इग्नोर करने लगते हैं। ब्लेड ट्रेनिंग एरिया में कोप को घूमते हुए देखता है तो उसे बुला लेता है। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब वो एडवांस क्लास में आ गए इसलिए ब्लेड से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जेसिका जासूसी में स्पेशल बनना चाहती है जो कि सोफी का एक्सपर्टीज है, इसलिए ब्लेड उसे सोफी के साथ ट्रेन करने को कहता है। जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होने वाली होती है कोप अचानक गायब हो जाती है जिसे देखकर ब्लेड चिंता में पड़ जाता है। कोप एकेडमी में इधर उधर घूम रही होती है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स उसे देखकर पूछते कि वो उनके साथ ट्रेनिंग करेगी, लेकिन कोप कहती है कि वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उनके लायक नहीं है। वो भाग जाती है और ब्लेड से टकरा जाती है और वो उसे बताती है कि उसे भूख लग रही है तो ब्लेड उसे खाने पर ले जाता है। खाने के बाद जब कोप सो रही होती है तो ब्लेड अर्नेस्ट से बात करता है। वो अर्नेस्ट को बताती है कि ड्रैगन्स को जन्म के बाद अपने पेरेंट्स से दर्द मिलता है इसलिए जब वो किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से मिलते हैं तो उसे ही अपने पेरेंट्स मान लेते हैं। ब्लेड कहता है कि हो सकता है कि कोप जब पैदा हुई थी तब से अकेली हो और अगर वो उसे पेरेंट्स जैसा प्यार देना बंद कर दे तो वो बिल्कुल भी अकेली रह जाएगी। अर्नेस्ट समझ जाती है कि ब्लेड सच में कोप का ध्यान रखना चाहता है। तभी सोफी वहाँ पर आती है जो कि छुपकर उनकी बात सुन रही होती है। अर्नेस्ट बताती है कि वो ब्लेड के रूम में जा रही थी तभी सोफी मिली जो कि काफी परेशान लग रही थी। ब्लेड उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है और वो अपने रूम्स में लौट जाते हैं। लेकिन तब ब्लेड कहता है कि कोप रूम में नहीं है। वो उसे ढूंढता है और उसे टेरेस पर बैठी हुई पाता है। कोप कहती है कि चांद को देखकर उसे सुकून मिलता है। उसके लिए बड़ा चांद माँ है और छोटा चांद उसका बच्चा। वो कहती है कि जब वो वेस्टलैंड में अकेली होती है तो इन्हीं चांद को देखा करती थी। ब्लेड उससे पूछते क्या वो दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन कोप कहती है कि ड्रैगन इंसानों से बेहतर होते हैं इसलिए उन्हें उनके साथ रहना पसंद नहीं। वो कहती है कि उसे सिर्फ ब्लेड चाहिए। अगले दिन ब्लेड राजा से कहता है कि वो कोप का ख्याल रखे, लेकिन कोप को राजा के पास रहना पसंद नहीं आता। वो गुस्से में रूम से बाहर निकल जाती है। ब्लेड उसे ढूंढने के लिए जाता है और उसे एक रूम में पाता है जहाँ पर वो डॉल्स के साथ खेल रही होती है। वो उन डॉल्स को एकेडमी स्टूडेंट्स के नाम देकर प्रिटेंड कर रही होती है कि वो सब उनके दोस्त हैं। ये देखकर ब्लेड का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में अपना सर दीवार पर मार देता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे रोकती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। ब्लेड बताता है कि कोप को दोस्तों की जरूरत है, लेकिन वो इंसानों को नीचा समझती है और उसे दोस्ती करने के लिए कोई पहले उसे हराना पड़ेगा। अर्नेस्ट ब्लेड से कहती है कि वो अकेले ही इस मसले को सोल्व नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे सलाह देती है कि सबसे मदद मांगनी चाहिए। दोनों ट्रेनिंग एरिया में जाते हैं। ब्लेड सबसे पहले एक बड़ी रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि सब मिलकर कोप को हराएं, लेकिन स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये काफी मुश्किल काम है। ब्लेड उनसे विनम्रता से गुहार करता है और अर्नेस्ट अनाउंस करती है कि वो भी उसके साथ लड़ने वाली है। तभी उनके क्लासमेट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि वो भी कोप को लेकर चिंतित हैं। इसलिए वो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस लड़ाई में उनका साथ दें। स्टूडेंट्स मान जाते हैं और कोप आसमान से नीचे आती है। जब सब स्टूडेंट्स उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं, राजा ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि इसी तरह का ट्रेनिंग वो चाहता है। उसका सर्वेंट पूछते क्या एक ड्रैगन एक ग्रुप के हाथों से हार मानने को तैयार होगा। राजा बताता है कि ड्रैगन्स इंसानों को एक साथ यूनिट के रूप में देखते हैं, इसलिए अगर कई लोग मिलकर उसे हराते हैं तो ये एक फेयर फाइट ही मानी
जाती है। हमें पता चलता है कि जब पहले ह्यूमंस ने कोप को पकड़ा था तो एक जाल में फंस गई थी, इसलिए वो प्रॉपर्ली लड़ नहीं पाई। ब्लेड उससे कहता है कि अब सब कुछ अलग है और वो देखते हैं कि ह्यूमंस कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कोप आग उगलती है और अर्नेस्ट अपनी तलवार निकालकर सबको बैटल के लिए रेडी होने के लिए कहती है। कोप अपनी पूंछ से हमला करती है और स्टूडेंट्स भाग जाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट उस पर एक वार कर देती है और सबको याद दिलाती है कि ट्रेनिंग में क्या सीखा है। स्टूडेंट्स फॉर्मेशन में आकर ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करते हैं। राजा ऊपर से मजा ले रहा होता है, लेकिन उसके हिसाब से ये अटैक काफी नहीं है। कोप के ड्रैगन स्किल्स कुछ स्टूडेंट्स को उड़ा देते हैं और लगता है कि जैसे सब कुछ खराब हो रहा हो। तभी सोफी उस पर एक जोर का पंच मार देती है और अर्नेस्ट अपनी डीमन स्वॉर्ड से अटैक करती है। राजा सोचता है कि ये काफी नहीं है, लेकिन ब्लेड कहता है कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन था। कोप एक गड्ढे में गिर जाती है। राजा कहता है कि इस ट्रैप का यूज फेयर नहीं है, लेकिन ब्लेड कहता है कि वो ट्रैप फाइट के दौरान बनाया गया था, इसलिए ये भी फेयर ही है। हम देखते हैं कि लियोनार्ड ने वो गड्ढा तब खोदा था जब बाकी सभी स्टूडेंट्स कोप का ध्यान भटका रहे होते हैं। सब स्टूडेंट्स मिलकर कोप पर चार्ज छोड़ते हैं और अर्नेस्ट एक और अटैक की तैयारी करती है। मोर्स थक चुकी होती है, लेकिन वो कहती है कि वो हार नहीं मानेगी और एक बार फिर से कोप पर हमला करती है। कोप उड़ने लगती है, लेकिन अर्नेस्ट उसे नीचे गिरा देती है। सोफी अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन से एक स्ट्रॉन्ग अटैक करती है जो कि कोप पर सीधा लगता है। ब्लेड अर्नेस्ट से कहता है कि वो इसका अब द एंड करे, क्योंकि मोर्स अब और नहीं लड़ सकती। अर्नेस्ट सब स्टूडेंट से उनकी पावर लेती है और सब एक दूसरे का हाथ थामकर उसे अपनी एनर्जी देते हैं। अर्नेस्ट एक बड़ा सा आग का गोला बनाती है और उसे कोप पर छोड़ती है। अटैक के बाद कोप अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और रोती हुई कहती है कि वो काफी कमजोर है, लेकिन ब्लेड उससे कहता है कि वो कमजोर नहीं है, बल्कि इंसान बहुत ही मजबूत होते हैं, इसलिए उसे उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। वो सबको दोस्ती करने को कहती है और सब खुशी खुशी मान जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो सभी साथ मिलकर लंच कर रहे होते हैं और लड़कियां कोप के साथ खेलती है और उसे प्यारा पाती है। ब्लेड नोटिस करता है कि अर्नेस्ट थोड़ी सी अलग लग रही है और उसके दोस्तों को ये बात समझ में आ जाती है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो सब प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ब्लेड कहता है कि अर्नेस्ट थोड़ी मोटी हो गई है लगता है। अर्नेस्ट ये सुनकर बहुत ही दुख में आ जाती है और वो भाग जाती है, कहकर कि उनकी दोस्त खत्म करती है। ब्लेड को समझ में नहीं आता है कि उसने क्या गलती की। 3 दिन के बाद ब्लेड उदास होता है क्योंकि अर्नेस्ट अपने कमरे में बंद हो गई होती है। वो सोचता है कि शायद से अब वो दोस्ती नहीं रही, इसलिए उसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि उसे नहीं पता है कि अर्नेस्ट उससे क्यों नाराज है, तो उसे और गुस्सा दिला सकता है। फिर वो ब्लेड के साथ मिलकर अर्नेस्ट के कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हैं, लेकिन अर्नेस्ट जवाब नहीं देती। जेसिका दरवाजा खोलती है और सब अंदर चलते हैं। वो अर्नेस्ट को जमीन पर देखते हैं और वो सोचते हैं कि वो रो रही है, लेकिन तभी कोप दौड़कर उसके पास आती है, लाइट जलाती है, तो पता चलता है कि अर्नेस्ट स्वीट खाने में इतनी बिजी है कि वो छुपा रही थी। अर्नेस्ट बताती है कि जब से कोप से लड़ाई हुई है वो हमेशा भूखी रहती है और स्वीट्स की आदत हो गई है। ब्लेड पूछते क्या वो अब भी दोस्त हैं और अर्नेस्ट कहती है हाँ, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो ऐसे दिखे। ब्लेड को ये सुनकर आराम मिलता है और वो निकलने लगता है, लेकिन लड़कियां उसे रोक लेती है और वो कहती कि अर्नेस्ट की मदद करनी है। ब्लेड को समझ में नहीं आता है कि अर्नेस्ट को कैसे तसल्ली दे, तो जेसिका लियोनार्ड को बोलती है कि वो उसे सिखाए। लियोनार्ड कसम खाता है कि चाहे अर्नेस्ट कितनी भी मोटी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन अर्नेस्ट उसे एक मुक्का मार देती है। ब्लेड कोशिश करता है, कहता है कि उसके दोस्त उसके साथ हैं, वो उन पर भरोसा कर सकती है और अर्नेस्ट थोड़ी देर के लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि वो सब रनिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट साथ नहीं चल पाती। वो उसकी मदद करते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं। लंच में उसको छोटी प्लेट देते हैं। जेसिका कहती है कि कैलोरीज कम करनी होगी, लेकिन अर्नेस्ट सब खाना चाहती है। वो सौना में पसीना बहाना चाहते हैं, लेकिन जब वहाँ पर चेक करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन अर्नेस्ट कुछ ज्यादा ही करने का फैसला करती है। वो अपनी तलवार की ताकत का इस्तेमाल करती है, अपना बदन आग से ढक लेती है। उसके दोस्त पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो ब्लेड कहता है कि उन्हें अर्नेस्ट पर भरोसा करना चाहिए। वो एक नई रूप में आ जाती है। मुड़िया उससे कहती है कि उसका शरीर अब अमर हो गया है, कोई भी फिजिकल अटैक उस पर काम नहीं करेगा। वो सोचता है कि वो किससे लड़ रहा है, लेकिन अर्नेस्ट कहते हैं कि उसने ये सब अपनी मोटापा जलाने के लिए किया है। और जब मोर्स हैरान रह जाता है तो वो नोटिस करता है कि अर्नेस्ट का ये रूप घंटे में 1 मिलियन कैलोरीज कंज्यूम करता है। अर्नेस्ट खुश होती है कि अब उसे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाती है और फिर से भूख लगने लगती है। वो अपने ऊपर कंट्रोल को खो बैठती है, अपने दोस्तों पर वार करने लगती है, उन्हें खा जाए। तभी ब्लेड एक बड़ा तेज हवा झटका देता है जो कि उस पर भारी पड़ता है और अर्नेस्ट वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वो मोटी होने लगती है स्वीट्स खाते हुए। सब उस पर निराश होते हैं, लेकिन अर्नेस्ट कहते हैं कि वो फिर डीमन में बदल सकती है। तो कोई बात नहीं। इन्फीरियरी में डॉक्टर ब्लेड को बताता है कि वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और अभी वो अपनी ताकत का सिर्फ 30% यूज कर पा रहा है। ब्लेड पूछते है क्या अपनी पूरी पावर्स यूज कर सकता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अगर वो फुल ताकत 30% से ज्यादा यूज करेगा तो उसकी जान जा सकती है। जब ब्लेड एकेडमी में घूम रहा होता है तो वो क्लियर से मिलता है जो कि अपनी दोस्त मरीना से मिलवाती है। ब्लेड को मारिया याद आती है जो कि क्लोज में स्टूडेंट्स थी और सही दिशा में फायर बॉल्स तक नहीं जला पाती थी। मारिया ब्लेड के ग्रुप के डाइनिंग टेबल पर बैठती है और वो कहती है कि अगर वो अपने आप कंट्रोल खो बैठती है तो उसे मार देना। वो बताती है कि उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट छुपा हुआ है
और गलती से वो अपनी कप को तोड़ देती है और वो कहती है कि ये तब होता है जब अपनी ताकत पर कंट्रोल खो बैठती है। मारिया कहती है कि वो अपनी ताकत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन आजकल उसे दिक्कत हो रही है। उसे डर है कि अगर वो बीस्ट बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सब मिलकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो मारिया को ट्रेनिंग एरिया में लेकर जाते हैं, जिसे वो मैजिक बैरियर से घेर देते हैं। ब्लेड मारिया से कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। मारिया मान जाती है, लेकिन अर्नेस्ट कहती है कि ब्लेड ने पहले उनकी मदद की है तो वो उस पर भरोसा करती है। वो अपनी बाह पर लगा लिमिटर हटा देती है, जिससे कि जमीन टूट जाती है। वो बताते हैं कि लिमिटर उसकी ताकत को आधा करता है। फिर वो अपने दूसरे हाथों और पैरों के लिमिट्स भी हटा देती है और अपनी पेंडेंट दिखाती है, जो उसकी ताकत को 10वां पार्ट तक रोकता है। लेकिन पेंडेंट की चैन टूट जाती है और एक शक्तिशाली लेन उसके चारों तरफ बन जाती है, जिससे कि वो डीमन में बदल जाती है। उसके माथे पर एक निशान चमकने लगता है और वो कहती है कि वो डीमन है। किंग ब्लेड को पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन उसके माथे पर निशान बिल्कुल डीमन किंग जैसा ही है। अर्नेस्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर डीमन पर वार करती है, लेकिन वो सिर्फ एक हवा के झटके से उछलकर जमीन पर गिर जाती है। लियोनार्ड अपनी लेंस लाकर डीमन पर चाहता है, लेकिन डीमन लॉर्ड अपनी उंगली हिलाकर लियोनार्ड को दूर उड़ा देती है। सोफी अपनी सारी ताकत लगाकर डीमन को रोकने की कोशिश करती है और इमोबिलाइजेशन स्पेल कास्ट करती है, लेकिन वो इतनी ताकत नहीं है कि वो डीमन को रोक सके। कोप अपनी ताकतवर आग से सांस छोड़ता है, लेकिन डीमन उस आग को ऑब्जर्व कर लेती है और उसे वापस से फेंक देती है। कोप फट जाता है और तुरंत हार जाता है और उसके सारे दोस्त के साथ। ब्लेड डीमन पर वार करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। डीमन समझ जाती है कि ब्लेड अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसने अपनी तलवार तक नहीं निकाली। वो धमकी देती है कि अगर ब्लेड सीरियसली नहीं लड़ता है तो उसे मार देगी और एक हवा के झटके से उसे उड़ा देती है। तब ब्लेड अपनी तलवार निकालता है और लड़ने लगता है, लेकिन डीमन आसानी से उसके अटैक को रोक लेती है। वो सोचती है कि इतना ही उसमें ताकत है और उस पर अपनी आग की तलवार से वार करती है। ब्लेड अपनी तलवार से उस आग को रोक लेता है, लेकिन तलवार टूट जाती है। अर्नेस्ट उसे अपनी तलवार देती है और ब्लेड कहता है कि वो एक ही बार में लड़ाई को खत्म कर देगा। डीमन सोचती है कि वो घमंडी है और कहती है आओ दिखा दो। तब उसके पास एक शक्तिशाली औरत चमकने लगता है और ब्लेड एक शक्तिशाली अटैक छोड़ता है। डीमन अपनी बैरियर से अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रैक होने लगती है और वो समझ जाती है कि अब काफी नहीं है। वो हैरान होती है कि वो कैसे लड़ रही है। ब्लेड कहता है कि वो एक आम इंसान है और वो उसकी बैरियर को तोड़ देता है। इससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और आसपास के मैजिक बैरियर को भी तोड़ देता है। ब्लेड खुश होता है कि सब जिंदा है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाता है। जब वो इन्फेरिमेरी में जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि उसके लिए परेशान थी, क्योंकि वो लगभग मर जाता। ब्लेड वादा करता है कि वो सावधान रहेगा। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दोस्त भी ठीक है और ये भी कि डीमंस बच गए। कुछ समय के बाद हम डीमंस को एकेडमी में घूमते हुए देखते हैं और जब वो ब्लेड को देखकर ग्रेट हीरो बुलाने वाली होती है तो ब्लेड उसे रोक देता है। वो उसके शक को कंफर्म करता है और उससे कहता है कि वो मारिया के बारे में ही सवाल करना बंद करे। डीमन बताती है कि मारिया उसकी अलग पर्सनैलिटी है, क्योंकि किसी ने उसका नाम तक नहीं रखा, पर दूसरे स्टूडेंट्स उसे माउथ बुला रहे होते हैं। किंग बताता है कि वही मारिया को स्कूल में लेकर आया था और उसकी असली पहचान जानता है। किंग कहता है कि मारिया की माँ एक ह्यूमन थी और उसके पिता का हाल पता नहीं, लेकिन सब उसके डीमन के नाम से जानते हैं। किंग ब्लेड का ग्रुप मेल को स्टूडेंट्स के साथ बात करते देखता है और सोचते कि क्या उसे ऐसे छोड़ देना ठीक है, क्योंकि वो खतरनाक लगती है। अर्नेस्ट कहते कि किंग ने डिसाइड किया है कि उसे आजाद छोड़ दिया जाए। मील बताते कि उसकी ताकत पेंडेंट के कारण बहुत ही बड़ी हुई है और वो स्कूल के नियम मानेगी एक आम स्टूडेंट की तरह। मील बाकी स्टूडेंट्स के साथ चल देती है और ग्रुप मारिया के बारे में बात करता है। सोचता है कि क्या शाम को फिर से उसे मिलेंगे। मील ब्लेड के कमरे में आती है और उसे डेट पर जाने के लिए बुलाती है। वो ब्लेड को पकड़कर साथ उड़ती है और वो बताती है कि पिछले 5 साल से वो अपने आप को समझाने लगी और अब वो खुद को एक लेडी मानती है। मील उसे छत पर लेकर जाती है, जहाँ वो बताते कि स्कूल में वो इसलिए रुकी क्योंकि ब्लेड की वजह से वो यहाँ पर जुड़ी, उसके पावर की वजह से। ब्लेड बताता है कि वो सिर्फ अपनी 15% ताकत इस्तेमाल कर सकता है और मील कहते कि अभी के लिए वो उसे मारने लायक नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उसे मारने तक स्कूल नहीं छोड़ेगा। मील सोचती कि शायद से वो ब्लेड को परेशान करती है, लेकिन अपने इमोशन को लेकर श्योर नहीं है। वो बताती कि वो अपनी पेंडेंट को नहीं उतार सकती, क्योंकि मारिया की कॉन्फिडेंस ही उस पेंडेंट को हरा सकती है। मील बताती है कि मारिया को ह्यूमंस ने बहुत ही दुखी कर दिया था, इसलिए वो अपनी माँ के साथ छुप कर रह रही थी, जिसका विश्वास उसके पिता पर था। लेकिन मारिया उस बात से सहमत नहीं थी। उसकी माँ की मौत के बाद मारिया के मन में शक पैदा हुआ कि शायद से उसके पिता ही उसके दुख का सहबाब थे। मारिया की मदद के लिए माँ की कॉन्सिनेंस बनी, जो कि उसके इस दर्द को संभालने में मदद करती है। मील कहती है कि मारिया कुछ दिनों के लिए गायब हो सकती है। तब मारिया के दोस्त एलिजा बताते कि उसने सर्च की है और पेंडेंट कोई सीलिंग आइटम नहीं बल्कि एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। एलिजा सोचती कि शायद से उसमें मारिया के माँ बाप का संदेश हो, जो कि मारिया को वापस लेकर आ सकता है। माँ पेंडेंट को एक्टिवेट कर देती है और एलिजा कहती है कि उसे खोल। जैसे ही पेंडेंट खोलता है, एक होलोग्राम निकलता है जिसमें डीमन किंग मारिया की माँ से माफी मांगता है। वो उसे छोड़ कर गई क्योंकि उसे लड़ाई करनी थी और वो नहीं चाहता था कि उसमें शामिल हो। डीमन किंग कहता है कि उसने अपनी बेटी का नाम मारिया रखा है और मारिया को बताने को कहा है कि अब वो मर चुका है, लेकिन फिर भी दोनों को प्यार करता रहेगा। मारिया आंसू बहाने लगती है और वो बताती है कि मारिया की कॉन्सिनेंस लेने वाली है। सब मारिया का नाम पुकारने लगते हैं और मारिया की
असली कॉन्शियसनेस वापस उसके शरीर में आती है और वो फिर से रोते हैं। बाद में ब्लेड और मारिया के बीच में डुअल होता है, जिसमें मारिया माओ को अपने शरीर पर कंट्रोल लाने देती है। हम जानते हैं कि मारिया चाहती कि माओ उसके साथ रहे, तो जबकि मारिया की कॉन्शियसनेस ज्यादा डोमिनेट है तो वो मारिया को भी कंट्रोल करने देती है। ब्लेड अपने दोस्तों के साथ शहर में घूम रहा होता है और एक वैगन को देखता है जो कि पुल के नीचे अटका हुआ था। वो समझते हैं कि वैगन को एक सेंसर खींच रहा है, जिससे ब्लेड डीएनए के रूप में पहचानता है। वो ब्लेड को ग्रेट हीरो बुलाने वाली होती है, लेकिन ब्लेड उसे रोकता है और वो कहता है कि उसकी असली पहचान एक राज है। डीएनए बताती है कि वो ब्लेड को काफी टाइम से जानती है और ब्लेड उससे पूछते है तुम उस वैगन का क्या करने वाली हो। तभी कोब कहता है कि वो उस वैगन का ध्यान रखेगा। फिर सभी लोग किंग के पास जाते हैं, जिसके बारे में पता चलता है कि वही वैगन का असली मालिक है। किंग डीएनए को बताता है कि अब से तुम एकेडमी में टीचर बनोगी। वो कहता है कि तुम एकेडमी में टीचर बनने के लायक हो और वो खुद चाहते कि तुम ब्लेड को एकेडमी में सिखाओ। डीएनए अपनी स्किल को सबके सामने दिखाती है। वहाँ पर कुछ बड़े ब्लॉक्स रखे होते हैं जो गोल्ड आयरन के बने होते हैं और उन्हें तोड़ना नामुमकिन होता है। तभी डीएनए अपने लेग्स के साथ एक बड़ा अटैक करती है और उसमें एक बड़ा होल करके निकल जाती है। सब स्टूडेंट्स उसकी स्किल को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर डीएनए एक एक करके बाकी सभी ब्लॉक्स को तोड़ देती है और सोफी नोटिस करती है कि उसके अटैक से इतनी हीट निकल रही है कि गोल्ड आयरन मेल्ट हो रहा है। डीएनए सभी ब्लॉक्स को आराम से तोड़ देती है और कहती है कि अब उसका वार्म अप हो गया, इसलिए अब क्लास स्टार्ट करेगी। फिर वो सबके सामने अपना परिचय देती है और बताती है कि उसे डीमन लेंस के नाम से जाना जाता है। अर्नेस्ट तुरंत उसका नाम पहचान लेती है और वो पूछती है क्या तुम कैवलरी क्रॉप्स की कमांडर हो। ये सुन के पूरी क्लास शॉक हो जाती है और इतनी बड़ी वॉरियर उनकी टीचर होने वाली है। लेकिन डीएनए उन्हें बताती है कि वो तो कुछ भी नहीं उस महान हीरो के सामने। उसके बाद सब लोग बात ले रहे होते हैं और डीएनए भी उनके साथ में ही बैठी होती है और तभी जेसिका उसकी बैग को थोड़ा पट करती है। इससे डीएनए को अच्छा फील होता है और थोड़े अजीबोगरीब साउंड्स निकलने लगती है। ये आवाज ब्लेड सुन लेता है और बिना सोचे समझे लेडीज बात में आ जाता है। अर्नेस्ट इससे गुस्सा हो जाती है। जेसिका उससे कहती है कि टेंशन मत लो, ब्लेड की सोच तो एक 5 साल बच्चे की जैसी है। तभी डीएनए बताते कि अब जब उसने ब्लेड को पहली बार देखा था तो सिर्फ 5 साल का ही था और तब ब्लेड जंगली जानवर था। इतना ज्यादा फायरनेस था कि डीएनए को खाने की कोशिश कर रहा था। डीएनए कहती है तब तो वो काफी वीक थी, इसलिए उसने ट्रेनिंग शुरू की और इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कि वो फाइनली महान हीरो के साथ लड़ाई में शामिल हो गई। वो कहती है कि वो हीरो के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और हीरो उसकी पीठ पर सवार होता है। लेकिन जब डीमन किंग के खिलाफ फाइनल बैटल हुआ तो हीरो ने उसे अपनी टीम में नहीं लिया, शायद इसलिए क्योंकि अब तक वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि ब्लेड और अर्नेस्ट शहर में घूम रहे होते हैं और तभी एक बड़ा सा बर्ड दिखाई देता है जिसका नाम होता है सीमर। अर्नेस्ट सोचते कि ये बर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा टेंशन नहीं लेती क्योंकि अभी भी सीमर के इंसान पर अटैक करने का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन तभी वो सीमर उनके पास आता है और वो एक साइड का वैगन तोड़ देता है। अर्नेस्ट फाइट का सोचती है, लेकिन जैसे ही सीमर उसकी तरफ घूरता है वो डर जाता है और तभी ब्लेड उससे कहता है कि अपनी फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल करो। अर्नेस्ट अपने हाथ को ऊपर कर लेती है और तभी दूसरे बर्ड्स भी उड़ जाते हैं। तब अर्नेस्ट को पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 सीमर हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये किंग से रिलेटेड कोई बात है, शायद इस वैगन में कुछ ऐसा था जिसे लेकर सीमर आए थे। अर्नेस्ट तुरंत किंग के पास भागती है और उनसे पूछती कि ये सब क्या हो रहा है। ब्लेड किंग को पूरी सिचुएशन समझाता है और तब किंग बताता है कि डीएनए जो कि वैगन लाई थी उसमें एक सीमर का अंडा था। ये सुनकर अर्नेस्ट थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उसके एक्शन की वजह से सीमर के पेरेंट्स गुस्सा हो गए। लेकिन किंग उसे समझाता है कि उन बर्ड्स ने अंडे के लिए गलत जगह चुन ली थी। वो कहता है कि सीमर का अंडा तभी हैच होता है जब उसे सूरज की ढलती हुई रोशनी मिलती है, इसलिए वो अंडे के ऊपर किसी ऊंची जगह पर रखना चाहता है। किंग कहता है कि अगर वो अंडे को वैसा ही छोड़ देता है तो वो कभी हैच नहीं होता, इसलिए उसने इंटरवेन किया। वो बताता है कि अंडा कल हैच होने वाला है, इसलिए सबको उस दिन उसे प्रोटेक्ट करना होगा। ब्लेड सब स्टूडेंट्स को सिचुएशन समझाता है। वो कहता है कि उन्हें सूरज के ढलने तक टाइम निकालना होगा क्योंकि सीमर के पेरेंट्स अभी फ्रेंजी में और अगर उन्हें अंडा मिल गया तो उसे तोड़ भी सकते हैं। प्लान ये होता है कि अंडे को छुपाएंगे और एविएटर की मदद से उसे टावर के टॉप पर पहुंचाएंगे ताकि वो परफेक्ट कंडीशन में हैच हो सके। सीमर अब राजधानी के वैगन को तोड़ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने सिविलियन एवेक्यूएट कर दिया है और अब सीमर से लड़ रहे हैं। उन्होंने गोल्ड आयरन के वायर से उस बर्ड को भी रोक लिया था, लेकिन वो बर्ड इतना पावरफुल था कि वो बंधन तोड़कर पूरा बिल्डिंग ही उठाकर ले गया। ब्लेड फिर भी खुश होता है क्योंकि इस सब ने उन्हें थोड़ा सा टाइम दिलवा दिया। क्लियर घायल लोगों का इलाज कर रही होती है और तभी दूसरा सीमर दिखाई देता है। कोब तुरंत उस पर फायर ब्लास्ट करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और वो बर्ड उसके आगे से तेजी से निकल जाता है। तब मारिया माओ को कंट्रोल देती है और वो लाइटनिंग से अटैक करती है, लेकिन वो सीमर को नहीं रोक पाती। तब अर्नेस्ट अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करती है और फ्लेम ऑफ हेमोस का यूज करती है। इस अटैक से सीमर को काफी डैमेज होता है, लेकिन अटैक के बाद अर्नेस्ट की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बिल्डिंग में क्रैश हो जाती है। वहाँ उसे पुडिंग मिलती है जो कि वो उसे तुरंत खा जाती है ताकि अपनी एनर्जी वापस ले सके। सूरज ढलने ही वाला होता है कि तभी वो 2 लोग एविएटर से अंडा ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन एविएटर बीच में ही रुक जाता है और सीमर उनकी तरफ आने लगता है। ब्लेड टावर पर चढ़ने लगता है, लेकिन वो सिर्फ 15% तक ही पावर का यूज कर रहा था, इसलिए वो स्ट्रगल करता है। तभी डीएनए उसकी मदद करती है और कहती है कि उसकी पीठ पर सवार हो जाए। वो ब्लेड को याद दिलाती है कि अब वो अकेला नहीं है। ब्लेड मुस्कुरा
मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसके पास काफी सारे दोस्त है और डीएनए भी उनमें से एक है। वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं और ब्लेड अंडे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी भारी होता है। तब डीएनए एक आइडिया देती है। वो कहती है कि ब्लेड अंडे को मजबूती से पकड़े और फिर डीएनए उठाकर टावर के टॉप पर ढकेल देती है। वहाँ किंग उनका इंतजार कर रहा होता है और वो कहता है कि वेलकम टू द फिनिश लाइन। लेकिन तभी एक और सिमर उनकी तरफ आता है और किंग कहता है कि अब मेरी बारी है चमकने की। सिमर के सामने खड़ा होकर किंग उससे कहता है कि मेरा नाम है गिल्ड में सोल मेकर। वो बताता है कि अब वो अपना उधार चुकाने के लिए आ गया। उसका असिस्टेंट बताता है कि एक सिमर ने कभी किंग की जान बचाई थी और अब उसका कर्ज चुकाने के लिए चाहता है। लेकिन किंग अभी भी गुस्से में होता है और वो किंग को एक झटके में उछाल देता है, जिससे कि किंग सीधा जाकर टकरा जाता है अंडे से। अंडा एक तरफ झुक जाता है और ब्लेड उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी अचानक सोफी वहाँ पर आती है। वो अपनी पावर का यूज करके वक्त को 5 सेकंड के लिए रोक देती है। इस वक्त का फायदा उठाकर ब्लेड अपना ड्रैगन ईथर स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे कि विंड ड्रैगन समन होते हैं और उस सिमर को हराने में मदद करते हैं। सोफी और ब्लेड दोनों अब थक चुके होते हैं और तभी अंडा हैच हो जाता है और उसमें से 2 छोटे सिमर बेबीज निकलते हैं। वो दोनों बेबी सीधा ब्लेड की तरफ भागते हैं, जैसे वो उसे अपना माँ बाप समझ रहे हो। ब्लेड कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि मैं इनके साथ अब क्या करूं। कई दिन के बाद ब्लेड और अर्नेस्ट सिमर बेबीज के साथ उड़ने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट घबरा जाती है क्योंकि बर्ड का मूवमेंट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। पेरेंट्स सब शांति से उनके साथ रह रहे होते हैं और कोप भी उनके साथ उड़ता है और ब्लेड उनके साथ मुस्कुराता है और कहता है कि अब अंधेरा भी दोस्तों के साथ रोशन लगता है। लेकिन फिर सीन बदल जाता है। ब्लेड एकेडमी में हॉलवे में छुरी से भरा हुआ होता है, लेकिन उसकी तलवार से खून टपक रहा होता है। दूसरे स्टूडेंट्स उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लेड बिना किसी दया के सभी को तुरंत गिरा देता है। वो सोफी के पास पहुंचता है और सोफी कहती है मैं हमेशा सोचती थी अगर मैं पूरी पावर से तुमसे लड़ना चाहूँ तो क्या होगा। वो वक्त को फ्रीज करती है और एक साथ कई अटैक्स करती है, लेकिन जब टाइम वापस चलता है तो ब्लेड पर उसका कोई असर नहीं होता। ब्लेड उसका गला पकड़ता है और उससे कहता है कि मैंने अपने शरीर को एडमटेनियम से ज्यादा मजबूत कर लिया है। वो अपनी तलवार उसके सीने में घुसा देता है। सोफी नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी ब्लेड जोर से चिल्लाता है रुको, मुझे इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। एक सीन पर किंग का फेस दिखाई देता है। वो कहता है कि ये इल्यूजन ही तुम वर्चुअल रियलिटी के अंदर हो। वो बताता है कि ये दुनिया एक नई मैजिक ब्रांच है, साइंस से बनी हुई है। किंग कहता है यहाँ तुम लोग बिना किसी चोट पहुंचाए फुल पावर्स में लड़ सकते हो, इसलिए ये ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। ब्लेड हैरान होता है, कहता है ये सब इतना रियल लगता है, अगर कोई कंफ्यूज हो गया तो रियल वर्ल्ड में किसी और को मार भी सकता है। तभी किंग सेटिंग को चेंज करता है और पूरी दुनिया एक कैंडी लैंड में बदल जाती है। वो कहता है अब ये डेथ बैटल है, जो जीतेगा उसे वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा कंट्रोल मिलेगा। तभी लियोनार्ड लेंस के साथ चार्ज करता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे तुरंत गिरा देती है। ऐसा लगता है कि अर्नेस्ट ने वर्चुअल वर्ल्ड का फुल फायदा उठाना शुरू कर दिया और अब अपने इमोशन से चल रही है। ब्लेड चलते चलते देखता है कि क्ले जेसिया से लड़ रहा है और कासिम क्लियर के खिलाफ फाइट कर रहा होता है। जेसिका पीछे धकेल दी जाती है और लड़के उनसे कहते हैं कि हार मान लो, क्योंकि कभी भी किसी लड़ाई में उनसे जीती नहीं हो। लेकिन लड़कियां हार मानने से इनकार कर देती है। जेसिका पूरी ताकत से लड़ती है और कासिम को हरा देती है, जबकि क्लियर अपने मेज से क्ले को जमीन पर गिरा देती है। तभी एनरेस्ट वहाँ पर आती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसका निशाना ब्लेड हो। वो एक पागल सी लड़की जैसे उस पर टूट पड़ती है, लेकिन ब्लेड अपनी तलवार से तेजी से वार करता है और सब कुछ उड़ा देता है। फिर अचानक ब्लेड की आंख खुलती है और राजा घोषणा करता है कि वो अंतिम लड़ाई तक था जो कि खड़ा था। क्लियर और जेसिका हैरान होकर कहते कि उन्हें उसका अटैक दिखाई ही नहीं दिया। एनरेस्ट रो पड़ती है और वो सोचती कि उसका व्यवहार कितना बेकाबू था, लेकिन राजा जोर से हंस पड़ता है और वो कहता है कि एनरेस्ट तो कितनी एंटरटेनिंग है। एनरेस्ट उसकी इस बात से इम्प्रेस नहीं होती और ब्लेड वापिस से उसकी वर्चुअल रियलिटी मशीन का यूज करना शुरू करता है। राजा देखता है कि ब्लेड वर्चुअल दुनिया में सबसे मजबूत मॉन्स्टर ऐड कर रहा है। वो कहता है कि ये तो महान हीरो के लिए भी मुश्किल होंगे, लेकिन ब्लेड उसे प्लग इन कर देता है। राजा अब खुद उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। ब्लेड उसके असिस्टेंट से कहता है कि राजा अगर मर भी जाए तो उसे रिवाइव करता रहे, तब तक वो आराम से लंच एंजॉय करता है। दूसरी तरफ क्ले और कासिम डिप्रेस्ड बैठे होते हैं। एनरेस्ट ब्लेड से पूछती कि ये सब क्या हो रहा है। ब्लेड बताता है कि क्ले और कासिम को लड़कियों से हारने का दुख है। वो कहता है कि शायद से उन्होंने अपनी स्किल को लेकर लापरवाही की है, इसलिए ट्रेनिंग छोड़ देती है। लंच के बाद ब्लेड एक नए हॉट स्प्रिंग का फ्लायर देखता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि डेने मिट्टी खोद रही होती है। वो सबका स्वागत करती है और सब मिलकर गर्म पानी के अंदर स्नान का आनंद लेते हैं। ब्लेड नोटिस करता है कि अर्नेस्ट वहाँ पर नहीं है। जेसिका सोचती कि अर्नेस्ट को मिक्स्ड बाथ पसंद नहीं है। तभी अर्नेस्ट एक पत्थर के पीछे से निकलती है और कहती है कि उसे ऐसे नहाना पसंद नहीं है। क्ले और कासिम भी अभी भी उदासी में होती है। लड़कियां उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि शायद से वो बस लकी थी,
लेकिन अर्नेस्ट समझ जाते कि ये सब उसके जख्म पर नमक छिड़कना है। क्लेयर माफी मांगती है, लेकिन उसकी माफी उसकी ईगो को तोड़ देती है और दोनों लड़के रो पड़ते हैं। रात को ब्लेड उन दोनों से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि ब्लेड तो उनका दर्द ही नहीं समझ सकता क्योंकि उसने कभी भी हार देखी ही नहीं है। फिर वो खुद को एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों लड़कियों से वो प्यार करते हैं और इसी वजह से हारने का दर्द बहुत ही गहरा लगता है। और तभी कोप वहाँ पर घुस जाती है और कहती है कि अगर लड़कियां चाहे तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो बताती है कि ब्लेड उनकी ट्रेनिंग कर सकता है। दूसरी तरफ लड़कियों का गर्ल्स नाइट चालू होता है। जेसिका पूछती है क्लेयर और कासिम के साथ क्या करें। क्लेयर सजेस्ट करती है कि अगले फाइट में उनसे हार जाएं, लेकिन बाकी लड़के कहते हैं कि उससे बात और बिगड़ जाएगी। तभी कोप वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि लड़कों को स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद आती है, इसलिए उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ऐसा लगता है कि लड़कियां वाकई में कासिम और क्लेयर से इंटरेस्टेड है जैसा कि वो है। दोनों लड़के अब ब्लेड की ट्रेनिंग सेशन से गुजर रहे होते हैं, जिसमें वो उन्हें हर तरह से अजीबोगरीब एक्सरसाइज करवाता है। और फिर आती है अगली वर्चुअल रियलिटी क्लास, जहाँ पर लड़के सोच रहे होते हैं कि अगर वो जीत गए तो लड़कियों को अपना दिल दिखाएंगे। कन्फेशन का प्लान बन चुका होता है। रीमैच की तैयारी होती है और ब्लेड उन्हें सिग्नल देता है शुरू करने का। लड़कियां तेजी से उस पर चार्ज करती हैं, लेकिन इस बार लड़के अपनी स्पिरिचुअलिटी एनर्जी का यूज करते हैं और लड़कियों को पीछे धकेल देते हैं। ब्लेड कहता है कि उसने उन्हें ये एनर्जी पहचानने में मदद की है, लेकिन पता चलता है कि लड़कियां अब भी इसे यूज करना सीख गई है। अर्नेस्ट से ट्रेनिंग लेने के बाद क्लेयर अपने मैच से कासिम को हरा देती है, जबकि जेसिका क्लेयर को फ्रीज कर देती है और फिर उस पर लाइटनिंग से अटैक करती है। फाइट के बाद लड़के लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनके साथ एहसान नहीं किया। वो कसम खाते हैं कि और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। कासिम जेसिका के आइस और लाइटनिंग अटैक के बारे में सोचता है तो जेसिका बताती है कि उसने ये सोफी और मारी से सीखा है। क्लेयर थोड़ा कंप्लेन करता है कि दोनों लड़कियों ने मिलकर अटैक किया। तभी अर्नेस्ट सामने आकर कहते हैं कि उन्हें ब्लेड से ट्रेनिंग मिली है और वो पूछती है कि उन्हें उस इंसान से स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत क्यों महसूस होती है जिसे वो पसंद करते हैं। वो कहती है कि ये तो एक बेकार की सोच है, क्योंकि वो खुद जानती है कि ब्लेड से कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तभी लड़कियों को एक रोबोट मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये वहाँ पर क्या कर रहा है। रोबोट अचानक एक्टिवेट हो जाता है और ब्लेड की एक फोटो दिखाता है। उस वक्त ब्लेड का ध्यान लगा रहता है जब कोप उस पर जंप करती है, लेकिन उसकी ऑरा से वो पीछे चली जाती है। कोप पूछती है कि ब्लेड क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो अपनी पूरी पावर इकट्ठा कर रहा है ताकि 15% से ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर सके। तभी लड़के रोबोट के साथ वहाँ पर पहुँचती है और बताते हैं कि ये रोबोट उसे ढूंढ रहा था। ब्लेड बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तलवार निकालता है और ड्रैगन ईथर स्किल से रोबोट को तुरंत उड़ा देता है। तलवार टूट जाती है, लेकिन ब्लेड बहुत ही खुश होता है क्योंकि मेडिटेशन काम आ गया और उससे थकान महसूस नहीं हो रही है। अर्नेस्ट उससे पूछती कि उसने रोबोट को क्यों तोड़ दिया। ब्लेड बताता है कि एक गार्डियन है और इसे खत्म करना बहुत ही जरूरी है। तभी रोबोट अर्नेस्ट की बॉडी को स्कैन करता है और सिस्टम अपडेट करता है। अगले दिन रोबोट वापस आता है, लेकिन जब वो एक लड़की के रूप में होता है। वो बताता है कि उसने ये रूप स्पेशल तौर पर ब्लेड की प्रोटेक्टिव फीलिंग जगाने के लिए किया है। ब्लेड उस लड़की से उसकी पहचान पूछता है, लेकिन वो अटैक करने के लिए तैयार करती है। ब्लेड तुरंत रिएक्ट करता है और उसे दीवार में दे मारता है। अर्नेस्ट उस पर चिल्लाते कि उसने एक लड़की पर हाथ क्यों उठाया, लेकिन ब्लेड उसे शांत रहने को कहता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की रिकवर हो जाती है और ब्लेड उसे तुरंत हटा देना चाहता है, लेकिन अर्नेस्ट बीच में आ जाती है और कहती है कि वो लड़की डेंजरस नहीं है। लेकिन ब्लेड अब भी सेटिस्फाई नहीं होता। उसे पता होता है कि गार्डियंस कितने खतरनाक हो सकते हैं। तभी वो लड़की बताती कि उसे एक ऑर्डर दिया गया था ब्लेड को खत्म करने का। अभी वो सिर्फ उसका ऑब्जर्वेशन कर रही थी ताकि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। क्लेयर उससे पूछती क्या उसकी क्लास को ज्वाइन करना चाहेगी और उसके चेस्ट पर लिखा होता है 10 NA। देखकर उसे लोना बुला लेती है। लड़की बताती कि ये सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन क्लेयर उसे लोना ही कहकर बुलाती रहती है। शुरू में लोना क्लास ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन क्लेयर उससे कहती कि वो उसकी मदद करेगी ब्लेड को हराने के प्लान के बारे में। लोना मान जाती है। जब वो बैठकर डिस्कस करते हैं कि ब्लेड को कैसे हराएंगे, क्लेयर पूछती कि लोना उसके पीछे क्यों पड़ी है। तब हमें पता चलता है कि ब्लेड ने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर रॉयल लाइब्रेरी तक पहुंच गया था, जहां उसने ओडियस के बारे में नॉलेज हासिल की थी। लोना बताती कि ब्लेड ने उसे कई बार डिस्ट्रॉय किया, लेकिन ब्लेड कहता है कि उसने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई की, क्योंकि पहला अटैक हमेशा लोना करती थी। लड़कियां ब्लेड की इस हरकत का विरोध करती है, तो ब्लेड चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सोफी उसका पीछा करती है और ब्लेड उसे बताता है कि उसने लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए तोड़ी थी क्योंकि उसका फर्ज था एक ग्रेट हीरो होने के नाते। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि गार्डियंस अपनी सोल को अलग जगह पर स्टोर करते हैं, जिसमें उनका बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी मरते नहीं। एलिजा कहती है कि लोना अभी भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ब्लेड को पता होता है कि उसे मारने से कुछ नहीं होगा, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के अटैक करेगा। तभी एलिजा एक आइडिया देती है, अगर लोना की सोल डायरेक्टली उसकी बॉडी में डाल दी जाए तो ब्लेड हेजिटेट करेगा, क्योंकि इस बार उसके मरने का डर होगा। फाइटिंग एरिया में ब्लेड और लोना आमने सामने होते हैं,
लोना पहले ही बताते कि अब अपनी मदर कंप्यूटर से डिस्कनेक्टेड है, अगर उसे डिस्ट्रॉय किया गया तो वो मर जाएगी। उसके बाद वो ब्लेड पर जबरदस्त अटैक करती है, वो हवा में उड़ा देती है और चेक करती है कि क्या हुआ, डर लग रहा है क्या। ब्लेड अपना ड्रैगन इतर स्किल यूज करने वाला होता ही लेकिन वो रुक जाता है। उसे याद आता है कि अगर ये स्किल उसने यूज किया तो लोना सच में मर सकती है, इसलिए वो स्किल बिना तलवार के अपने हाथों से यूज करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। लोना उस पर भी भरपूर वार करती है, उसे धरती पर गिराकर एक बहुत ही बड़ी मार देती है जिससे कि पूरा एरिया हिल जाता है। ब्लेड हार मान लेता है। सब लोग लोना की जीत से बहुत ही खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद लोना बताते हैं कि वो लोग फिर से अपने मदर कंप्यूटर से कनेक्टेड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिस्टम उसे डिफेक्टिव यूनिट कहकर रिजेक्ट कर दे रहा है। लोना कहती है कि उसके पास अब कोई भी सुपरवाइजर नहीं है, इसलिए उसे सेफ महसूस नहीं होता। वो ब्लेड से कहती है कि अगर उसने उसे मास्टर नहीं माना तो एक काउंटर चालू हो जाएगा और वो कुछ दिन के बाद खुद ब खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। सब पैनिक में आ जाते हैं। तब ब्लेड उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। लोना ऑफिशियली ब्लेड की सर्वेंट बन जाती है और कहती है कि उसके हर कमांड का पालन करेगी, लेकिन सोफी गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि लोना उसके कैरेक्टर ट्रेट्स कॉपी कर रही है और ब्लेड का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ब्लेड के आसपास दोनों लड़कियां सोफी और लोना अब उसकी अटेंशन के लिए कम्पीट करने लगती है। वो डिसाइड करती है कि एक छोटा सा कॉन्टेस्ट होगा जिसमें देखा जाएगा कि कौन ब्लेड के लिए बेटर सेवा कर सकती है। उसी समय वो दोनों चुपचाप ब्लेड को सोते हुए देखती है। तब लोना अपने दिल की बात बताती है कि वो हमेशा अकेली थी और सिर्फ ब्लेड ही था जो कि उससे मिलने के लिए आता था। सोफी भी कुछ ऐसा ही फीलिंग शेयर करती है। वो कहती है कि जब वो लैब में थी तब उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ ब्लेड की वजह से ही उसका दुनिया से कनेक्शन बना रहा। दोनों को रियलाइज होता है कि वो इतनी अलग नहीं है जितना कि वो सोच रही थी। फिर वो एक दूसरे के करीब आने लगती है और अच्छे से बात करने लगती है। ये देखकर ब्लेड बहुत ही खुश हो जाता है। अगली सुबह ब्लेड लोना से कहता है कि वो उसका काउंटर दिखाए। तब हमें पता चलता है कि लोना सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान है। लोना बताती कि ब्लेड की सेवा करने से काउंटर धीरे धीरे कमजोर हुआ पर रुका नहीं। एलिजा अंदाजा लगाती कि शायद से ब्लेड के ह्यूमन होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। लोना कहती कि वो अपने अंतिम समय उसके साथ बिताना चाहती है, तो सब उसके लिए एक छोटी सी प्रे रखते हैं। सोफी उससे कहती कि वो इस पल का पूरा मजा ले, क्योंकि सब उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे फ्रेंड कहकर बुलाती है। सब मिलकर टाइम एंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद अर्नेस्ट ब्लेड को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलता। तभी लोना का वक्त खत्म होने वाला होता है। वो सबसे दूर जाकर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है ताकि किसी और को कुछ ना हो। लोना सबका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उन लोगों की वजह से उसने अपने अंतिम पल खुशी से बिताए। अब उसे ह्यूमंस की फीलिंग समझ में आने लगती है। वो अर्नेस्ट से कहती कि उसे डर लग रहा है, उसका जीवन खत्म होने वाला है और वो नहीं चाहती कि सब उसे भूल जाए। लोना सबसे विदा लेती है, लेकिन सभी बहुत ही चौंक जाते हैं क्योंकि वो एक्सप्लोड नहीं होती। सब बहुत ही हैरान होते हैं कि आखिर क्या हुआ। तभी जमीन से ब्लेड बाहर आता है। अर्नेस्ट उससे पूछती कि पार्टी में क्यों नहीं आया। ब्लेड बताता है कि वो मदर कंप्यूटर के पास गया था और उसे लोना की जिंदगी भीख मांगी थी। उसके एफर्ट की वजह से लोना का कनेक्शन मदर कंप्यूटर से फिर से जुड़ गया और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं होगी। ये सुनकर सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी दिन के बाद एकेडमी में एक बैटल रॉयल होता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर का यूज करके एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन ब्लेड सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। सिर्फ लियोनार्ड ही बचा होता है, तो सब उसके लिए चीयर करते हैं, कहते हैं कि ब्लेड को हराओ। लियोनार्ड अर्नेस्ट के लिए जीतना चाहता है, पर अर्नेस्ट को लगता है कि उसका कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो काफी वीक है। लियोनार्ड ब्लेड पर अटैक करता है, लेकिन ब्लेड उसे एक ही मूव में हरा देता है। सब उसे देखकर निराश होकर चले जाते हैं। उसी रात लियोनार्ड अकेला बैठा होता है और वो सोचता है कि ब्लेड कितना पावरफुल है। उसे लगता है कि अर्नेस्ट कभी भी उसे पसंद नहीं करेगी और वो ब्लेड को हरा नहीं सका। अगले दिन वो मारिया से मिलता है और मारिया उसके चेहरे पर सब कुछ समझ जाती है और कहती है कि वो उसके साथ है और वो चाहती है कि लियोनार्ड जीते। लियोनार्ड मारिया का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं किसी भी हाल में जीतूंगा ताकि अर्नेस्ट मुझे देखे और मुझे पहचाने। उसी वक्त एलिजा उन दोनों के पास आती है और उसे पता होता है कि ब्लेड को हराना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उनकी मदद करने का ऑफर करती है। एलिजा कहती है कि मैं कोई प्लान बनाती हूँ। फिर लियोनार्ड ब्लेड के दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे कि ब्लेड को हराया जा सके। जेसिका तुरंत एक आइडिया देती है, जब वो सोता है तब अटैक करो। अर्नेस्ट तुरंत मना करती है, ये तो क्राउडली है, लेकिन एलिजा उसे याद दिलाती है ब्लेड ओवरपावर्ड है, इसमें फेयर या अनफेयर जैसा कुछ भी नहीं होता। एलिजा का प्लान सिंपल होता है, हर हाल में ब्लेड को हराना होगा, पर अर्नेस्ट कहते हैं कि मैं उसका सामना करके किसी भी वेपन का यूज करके जीतना चाहती हूँ। मीटिंग खत्म होती है। अर्नेस्ट लियोनार्ड का लेंस लेकर ब्लेड से लड़ती है, पर ब्लेड उसे एक ही सेकंड में हरा देता है और लेंस भी तोड़ देता है। जेसिका कहती है कि अब मेरी बारी। वो चुपके से ब्लेड के रूम में घुस जाती है और वो सो रहा होता है, लेकिन अना उसे देख लेती है और बिना सोचे समझे ब्लास्ट कर देती है। जेसिका हिलाकर गिर जाती है। जेसिका शोक में पूछती कि अना हम तो एक टीम में है ना। अना शांत आवाज में कहती ये एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम था। बाकी लोग भी ब्लेड को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन
कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता। अर्नेस्ट को तो एक बार रॉक पेपर सीजर गेम में भी उसे जीतने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार हार जाती है और हारता हारता अपनी रिस्ट भी तोड़ बैठती है। फिर से मीटिंग रखते हैं। अर्नेस्ट कहती है कि मैं ब्लेड से जीतकर उसे मजबूर करना चाहती हूँ कि वो हार मान ले। सबको याद आता है कि कैसे लोना ने अपनी जान को होस्टेज बनाकर ब्लेड से जीत लिया था। तो किसी का आइडिया आता है होस्टेज का यूज करो। लियोनार्ड थोड़ा सा ऑब्सेस करता है, लेकिन अर्नेस्ट कहती है कि हम जीत सकते हैं। आखिरकार सब मान जाते हैं। अगले दिन क्लास में ब्लेड अर्नेस्ट से पूछते कि लियोनार्ड और बाकी लोग कहाँ गए। अर्नेस्ट प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ पता नहीं। जेसिका कहती है कि वो लोग एक काम से गए हैं। क्लेयर कैजुअली कहती है कि टेंशन मत लो। तभी 3 मास्क्ड आदमी क्लास में घुस जाते हैं। अब ये रूम हमारे कंट्रोल में है। अर्नेस्ट उन्हें टेररिस्ट बुलाती है। ब्लेड बिल्कुल शांत रहता है, उसके एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं होता। टेररिस्ट एक डॉक्टर को होस्टेज बना लेते हैं और स्टूडेंट से कहते हैं कि रूम को छोड़ दो। ब्लेड निकलने लगता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे रोक लेती है। डॉक्टर उनके कब्जे में है। डॉक्टर के चेहरे पर खुशी होती है, जैसे उसे पता होता है कि ब्लेड उसे बचा लेगा। फिर गर्ल्स खुद वॉलंटियर करती है होस्टेज बनने के लिए, ताकि ब्लेड उन्हें बचाए, लेकिन उनमें ही लड़ाई हो जाती है। मैं पहले जाऊंगी। नहीं, ब्लेड मुझे पहले बचाएगा। डॉक्टर चुपचाप उनकी जगह लेने के लिए चली जाती है। तुम लोग लड़ लो, मैं जा रही हूँ। अर्नेस्ट को होस्टेज बनाया गया था, लेकिन ब्लेड को तो ये पता ही नहीं था कि होस्टेज का मतलब क्या होता है। उसने कोप से पूछा कि होस्टेज क्या होता है, तो कोप ने कह दिया कि होस्टेज एक खाने की चीज होती है। ये सुनकर ब्लेड और भी कंफ्यूज हो गया। उसका शांत स्वभाव अर्नेस्ट के लिए और भी इरिटेट करने लग गया, तो उसने जोर से चिल्लाकर बोला कि वो उसे बचाए। बाकी लड़कियां भी चीख कर कहने लगती है। उन सबको बांध दिया गया होता है और उन्हें बचाने की जरूरत है। लेकिन ब्लेड अब भी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि कहीं ये टेररिस्ट इन सबको खाना तो नहीं बना रहे। टेररिस्ट ने ब्लेड से सरेंडर करने को कहा, लेकिन ब्लेड को उनकी हरकतें पहली समझ में आ गया था कि ये उनके दोस्त नहीं है। स्टूडेंट्स ने कैंप सेटअप किया और जेसिका ने एक मॉन्स्टर को खुले मैदान में लाने की कोशिश की, लेकिन वो क्रिएचर क्लियर को धकेलकर उसके पीछे भागने लगा। उसे बचाने के लिए मारिन ने एमे को कंट्रोल दे दिया, जिसके बाद एमे ने एक पावरफुल स्पेल से मॉन्स्टर को हरा दिया। मॉन्स्टर को कैप्चर करने के बाद सब उसकी रिमेन्स कैंप में ले गए, जहाँ सब मिलकर उसे कुक करने लगे। हर कोई अपना काम अच्छी तरह से निभा रहा था और कैंप की सुरक्षा भी बनाए रखी थी। ब्लेड एक तरफ नहा रहा था, तभी एंडेस्ट वहाँ पर आ गई। उसने ब्लेड के सीने पर एक गहरा निशान देखा, जिसे देखकर उसने सोचा कि ब्लेड बचपन में कैसा दिख रहा होगा। ब्लेड ने बताया कि वो हमेशा जिंदा रहने के लिए लड़ता रहा। उसे पता था कि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो वो बच नहीं पाएगा। एंडेस्ट ने उसके सीनों को छुआ और धीरे धीरे उसके पास झुकने लगी, लेकिन तभी क्लियर वहाँ पर आ गई और चीख कर बोला कि और आगे मत बढ़ना। एंडेस्ट शर्मा गई, क्योंकि उसे पता चला कि सब उसे देख रहे थे। कैंप धीरे धीरे एक छोटे से गाँव में बदल गया और स्टूडेंट्स अपने गोल की तरफ करीब पहुँच रहे थे। लेकिन गिलगमेश को लगा कि ये टास्क उनके लिए कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, इसलिए उसने एक नया चैलेंज दे दिया। सबको कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स ढूंढने थे। पहला इंग्रेडिएंट ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स एक केव में गए, जहां उनका सामना एक केवेज मॉन्स्टर से हुआ। अर्नेस्ट उसे जलाने वाली थी, लेकिन सोफी ने उसे रोक दिया और बताया कि उन्हें केवेज रोज चाहिए। सब मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। अगला इंग्रेडिएंट पाने के लिए वो लोग कॉर्नफील्ड में आ गए, जहाँ पर उनका सामना एक बॉक्सिंग कौन से होता है। ब्लेड उसे तलवार से मारने के लिए जा रहा था, लेकिन सोफी ने कहा कि अगर उसने फिट से नहीं मारा तो उसका टास्क खराब हो जाएगा। ब्लेड ने बॉक्सिंग मैच में उसे हराया और मॉन्स्टर कैप्चर कर लिया गया। फिर वो एक कैरोट देखते हैं जो कि जमीन में लगी होती है और ब्लेड उसे निकालने वाला होता है कि अर्नेस्ट उसे रोक लेती है। वो कैरोट एक तेज चीख निकालती है, जो कि एक लीथल कर्स होती है। तभी लोनिस आगे बढ़ती है और कहती है कि कर्स का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो एक रोबोट है। लोनिस ने कैरोट को जमीन से निकाला और बाकी सभी ने अपने कान ढक लिए। कैरोट की स्क्रीम ने आसपास के लिविंग क्रिएचर को खत्म कर दिया, लेकिन लोनिस टास्क पूरा कर लेती है। गिलगमेश उनकी प्रोग्रेस को देखकर बहुत ही इंप्रेस होता है और वो बताता है कि अब उन्हें लास्ट इंग्रेडिएंट ढूंढना होगा। सब एक जायंट ट्री के पास पहुंचते हैं, जहां पर उनका सामना होने वाला होता है एक जानवर से, जिसे बीस्ट किंग कहा जाता है। जमीन कांपने लगती है जैसे बीस्ट किंग आता है। स्टूडेंट्स रेडी होते हैं उससे लड़ने के लिए, लेकिन ब्लेड कुछ और ही देख लेता है। बीस्ट किंग के पीछे एक और ज्यादा बड़ा क्रिएचर आता है। उसने बीस्ट किंग को एक ही वार में गिरा दिया था और एक भयानक रोर निकाला। गिलगमेश तुरंत पहचान लेता है कि ये बेहमत है और वो जानता है कि इसका टेस्ट बीस्ट किंग से भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। स्टूडेंट्स ने अपना पूरा जोर लगा दिया और बेहमर पर हर तरफ से अटैक किया, लेकिन उस क्रिएचर ने सबका आसानी से सामना कर लिया। सोफी और लोना ने एक जबरदस्त ब्लास्ट किया, बल्कि सारी लड़कियां भी उनके साथ मिल गई और एक ह्यूज एक्सप्लोजन क्रिएट किया। लेकिन फिर भी बेहमत पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। उसने एक बीम एनर्जी फायर की, लेकिन लियोनार्ड ने एक पावरफुल बैरियर बनाकर सभी को बचा लिया। तब अर्नेस्ट ने ब्लेड को अपने मोड्स यूज करने की परमिशन दी, जहां ब्लेड ने कहा कि सिर्फ एक ही टेक्निक है जो कि मॉन्स्टर को गिरा सकती है। मेल ने कहा कि ब्लेड ये नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ 15% पावर यूज कर सकता है। ब्लेड ने कहा कि वो टेक्निक के लिए उसे 30% तक की पावर चाहिए होगी, और उसने मेल से थोड़ा और पावर मांगते हुए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मेल ने कहा कि उसके पास एक और भी तेज तरीका है। फिर उसने ब्लेड को किस किया और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। सोफी ने बेहमत को इमोबिलाइज किया और लोना से अपना कैनन फायर किया, लेकिन वो भी उस क्रिएचर को रोक नहीं पाया। स्टूडेंट्स ने उसे डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जब ब्लेड और मेल
क्लेन ने एस्मोडियस मोड एक्टिवेट किया। उन्होंने सभी को पीछे हटने को कहा। एक तेज व्हिरलविंड उनके चारों तरफ घूम गया और एस्मोडियस मोड एक जायंट तलवार में बदल गया, जिसे होली डीमन ब्लेड कहते हैं। ब्लेड ने उसे चलाकर बहमत को सीधा 2 टुकड़ों में काट दिया। मेल को याद आया कि वही टेक्निक थी जिसे ब्लेड ने उसे हरा दिया था। ब्लेड काफी थक गया था और गिरने से पहले मेल का शुक्रिया अदा किया। उसकी मदद से वो स्किल यूज कर पाया। सब वापस से एकेडमी में लौट आए, जहाँ पर डॉक्टर ने ब्लेड को बताया कि अब वो 18% तक अपनी पावर्स को यूज कर सकता है, क्योंकि उसका बॉडी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। कैफेटेरिया में ब्लेड गया और स्टूडेंट्स ने उसके लिए एक बर्थडे सरप्राइज रखा था। अर्नेस्ट ने उसे बताया कि वही दिन है जब ब्लेड को फोस्टर किया गया था, इसलिए सब ने डिसाइड किया कि यही उसका बर्थडे होगा। कोप ने कहा कि ब्लेड 18 साल का हो गया। अर्नेस्ट ने उसके लिए एक खास गिफ्ट चूज किया, एक स्पेशल टोम काजा करी जो उनकी इंग्रेडिएंट से बनाया गया था, जो कि सभी ने जंगल में इकट्ठा किया था। ब्लेड को यकीन नहीं हो रहा होता कि सभी ने उसके लिए इतना कुछ किया। जब उसने करी का पहला बाइट लिया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने सबका शुक्रिया अदा किया, ये कहकर कि वो उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ के लिए ब्लेड की टेक्निक सीख रहा था। उसने एक विंड वोर्टेक्स बनाया जो कि सीधा टारगेट पे लगा और वो खुश था कि उसने टेक्निक सीख ली। सोफी भी उसके पास आई और क्ले ने उसे बस एक वेग्यू आइडिया दिया जिसे कैसे वो कर पाया। सोफी भी टेक्निक यूज करने में सफल हुई और उसके चारों तरफ से एक पावरफुल वाइल्ड विंड घूमने लगा। तभी बॉयज वहाँ पर आ गए और पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। ब्लेड ने उन्हें बताया कि असली टेक्निक ऐसे ही दिखती है। सोफी ने विंड को टारगेट पर छोड़ा और कम्प्लीटली टूट गया, लेकिन अचानक ही सोफी ने ब्लेड पर अटैक कर दिया। तभी असली सोफी वहाँ पर आई और अटैक को ब्लॉक कर दिया। सब वहाँ पर जमा हो गए, हैरान होकर देख रहे थे क्योंकि उनके सामने अब 2 सोफी खड़ी थी। झूठी सोफी तुरंत वहाँ से भाग जाती है और एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग में लौट जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका असली नाम ओनी है और वो आर्टिफिशियल हीरो प्रोग्राम के बाकी क्लोन्स के साथ मिलकर काम कर रही है। वो सभी को बताती है कि उसका स्काउटिंग मिशन सफल रहा और वो अपना डाटा सभी के साथ शेयर करती है, जिससे कि सभी ब्लेड की टेक्निक सीख पाते हैं। सब उस टेक्निक को ट्राई करते हैं और बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनका असली मकसद ये नहीं था। उनका असली मिशन है ब्लेड को मार देना। एकेडमी में जेसिका एलिजा का नया इन्वेंशन टेस्ट करती है, एक फायर लॉन्चिंग डिवाइस। जब वो टारगेट पर फायर करती है, सब लोग काफी इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन ब्लेड कैजुअली कहता है कि इसमें कुछ खास नहीं है। एलिजा थोड़ा नाराज होती है और कहती है कि सब उसके जैसे पावरफुल नहीं होते। तभी एक और क्लोन वहाँ पर आती है और ब्लेड से सीधे पूछती है कि मुझे सिखाओ कि तुम्हें कैसे मारना है। वो तुरंत उस पर अटैक करती है। दोनों के बीच तेजी से वार पलट होता है, लेकिन ब्लेड उसे पीछे धकेल देता है। लड़की कहती है कि ब्लेड अच्छा टीचर नहीं है क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। ब्लेड कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, लेकिन लड़की फ्लर्टिंग शुरू कर देती है। तभी सोफी वहाँ पर आती है और उस लड़की को धमकाती है। वो क्लोन तुरंत वहाँ से चली जाती है। ये चौथी बार जब क्लोन्स ने ब्लेड पर अटैक किया है। कैफेटेरिया में सब मिलकर इस बारे में बात करते हैं। अर्नेस्ट कहते हैं कि ये सब उसे मारने के लिए आए, लेकिन ब्लेड पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। सोफी वादा करते कि वो उसकी हिफाजत करेगी। दूसरी तरफ क्लोन अपने लीडर के सामने इकट्ठा होते हैं। लीडर उनसे कहते कि उन्हें ये साबित करना होगा कि वो ग्रेट हीरो से बेहतर है, क्योंकि उनका जन्म इसी वजह से हुआ है। रात को सोफी ब्लेड के पास जाकर चेक करती है और ब्लेड सो रहा होता है और ओना उसके पास बैठी होती है। ओना सोफी से कहती कि चिंता ना करे, वो ब्लेड के साथ ही रहेगी। सोफी बाहर निकलती, जहाँ पर उसकी मुलाकात ओनी से होती है। सोफी उससे कहती कि सभी क्लोन्स को ये मिशन छोड़ देना चाहिए क्योंकि ब्लेड को वो मार नहीं सकते, लेकिन ओनी कहती कि उन्हें जो ऑर्डर्स मिले वो उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ग्रेट हीरो को पीछे छोड़ना। सोफी को याद आता है कि आर्टिफिशियल हीरो प्रोजेक्ट होने के बाद इन क्लोन्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसका उनके शरीर पर बहुत ही बुरा असर हुआ होगा। ओनी इस बात को मानती है, कहती है कि उनकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है। सोफी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओनी कहती है कि उनके लिए ऑर्डर सबसे जरूरी है और वो सोफी पर अटैक करती है। सोफी उसका अटैक ब्लॉक कर लेती है, उसे पीछे धकेलती है और नीचे गिरा देती है। सोफी उसे मारने वाली होती है, लेकिन अंत में वो रुक जाती है। ओनी उठकर जाने लगती है और जाते जाते सोफी से कहती है कि हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ब्लेड अपने दोस्तों के साथ वीआर दुनिया में होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है, जिसे वो सोफी समझता है, लेकिन लड़की तुरंत कहती है कि मेरा नाम सोफी नहीं है, कू है। ये सुनकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार ये पता चलता है कि इन लड़कियों के अपने नाम भी हैं। तब एलिजा उन्हें बताती है कि कू एक पुराना और भूला बिसरा शब्द है, जिसका मतलब होता है नंबर 5। इतना कहने के बाद एलिजा अचानक से ब्लेड पर हमला कर देती है, उसे जमीन पर गिराकर लगातार वार करती है। आखिर में ब्लेड मर जाता है। एलिजा खुश होकर कहती है कि कू ने ब्लेड को मार दिया और वो मानने लगी कि ब्लेड सच में मर चुका है, लेकिन सबको शक होता है। उसे लगता है कि कुछ तो गलत है। वो ब्लेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और एक और लड़की उसके साथ जुड़ जाती है। दोनों
ब्लेड का पीछा करते हैं। ब्लेड समझ जाता है, इसलिए वो उन्हें एक दूसरी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ अर्नेस्ट पहले से कुछ एमएस के साथ रेडी होता है। जैसे ही लड़कियां बिल्डिंग के अंदर जाती है, एमए उस पर गोली चला देते हैं। एक लड़की बिना रुके आगे बढ़ती है, लेकिन अर्नेस्ट एक जबरदस्त ब्लास्ट से उसे दूर गिरा देता है। तभी संग को तुरंत अटैक करते हैं, जिससे कि अर्नेस्ट तुरंत सरप्राइज हो जाती है। उसे रोकने के लिए ब्लेड मैजिक का यूज करता है, जिसे देखकर अर्नेस्ट हैरान रह जाती है। वो लड़की दोबारा उठ जाती है और अपने पावर्स मिलाकर एक ब्लैक होल बनाती है। वो धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। ब्लिंक करता है कि ये सिर्फ 10 सेकंड चलेगा, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि ये ब्लैक होल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आयोन घबरा कर कहता है कि खुद से खत्म नहीं होगा और कुछ स्टूडेंट्स को भी खींच लेगा। ब्लेड तुरंत रिएक्ट करता है और स्टूडेंट्स को बचा लेता है। तभी सोफी ब्लैक होल में कूद जाती है। वो अपने पावर्स को यूज करके उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करती है। धीरे धीरे ब्लैक होल कमजोर पड़ता है और अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन सोफी भी थक कर बेहोश हो जाती है। ब्लेड उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। शाम को जब सोफी होश में आती है तो वो पहला सवाल पूछती है, क्या किसी को चोट लगी या फिर नहीं। ब्लेड उसे तसल्ली देता है कि सिर्फ कुछ ही लोग इंजर्ड थे, लेकिन क्लियर ने सभी को ठीक कर दिया, अब सब कुछ ठीक है। तब ब्लेड उससे पूछता है कि वो लड़कियां कौन थी। सोफी बताती है कि वो भी हीरो प्रोजेक्ट का पार्ट थी, लेकिन उन पर और ज्यादा मॉडिफिकेशन किए गए। वो कहती है कि उसे तो गिला गमेश ने बचा लिया था, लेकिन उन लड़कियों के पास कोई नहीं था, इसलिए उनकी जिंदगी अलग मोड़ पर चली गई। ब्लेड सोचता है कि शायद से उनका दोस्त बनकर उनकी जिंदगी बदली जा सकती थी। वो कहता है कि अगर वो लड़कियां चाहे तो स्कूल में एनरोल कर सकती है, लेकिन सोफी दुखी होकर कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता। उन लड़कियों के दिमाग में ऐसे चेंजेस किए गए कि उनका एक ही मकसद है, ब्लेड को मारना। वो सिर्फ अपने आका का हुक्म सुनती है, उनके पास अपने फैसले लेने की आजादी नहीं होती है। ब्लेड और उसके दोस्तों का सामना होता है राजा से, जहाँ सभी को पता चलता है कि सोफी ने एकेडमी छोड़ दी है। अर्नेस्ट हैरान होते हैं गिला गमेश ने उसे रोका क्यों नहीं, लेकिन वो कहता है कि फैसला लेना उसका काम नहीं है। ब्लेड सोचता है कि शायद से सोफी अपनी बहनों को ढूंढने गई है। अर्नेस्ट कहती है कि हमें उसे जाकर वापस लाना चाहिए। जेसिका कहती है कि लड़कियों की छुपने की जगह ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन गिला गमेश उन्हें बताता है कि पहले ये सोचो कि सोफी अकेले क्यों गई। वो बताता है कि उन लड़कियों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें मार देना। शायद इसी वजह से सोफी भी नहीं चाहती कि उनके हाथ खून से रंगे। अर्नेस्ट कहती है कि जरूर कोई और रास्ता होगा। राजा सभी को समझाता है कि जो भी फैसला लो अच्छे से सोच समझ कर लेना। ब्लेड फिर भी फैसला करता है कि वो सोफी के पीछे जाएगा। कू और लाना भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। मेल भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो निकलने को रेडी होते हैं, देखते हैं कि उनके बाकी के दोस्त ऑलरेडी तैयार होते हैं। उन्हें देखकर हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोग लेट हो। दूसरी तरफ सोफी एक छुपी हुई जगह पर पहुंचती है, लेकिन जगह पहले से ही खाली होती है। तब अर्नेस्ट उसके पास पहुंचती है। सोफी कहते हैं कि उसे अकेला जाने दो, लेकिन अर्नेस्ट कहते हैं कि वो उसकी मदद करना चाहती है। तब सोफी सभी को ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो उसकी बहनें इसलिए बनाई गई थी ताकि असली हीरो महान से ज्यादा ताकतवर बन सके। प्रोजेक्ट को तो बंद कर दिया गया था, लेकिन किसी ने उसका रिसर्च और सैंपल चुरा लिया, जिसकी वजह से उसकी बहनें रिलीज हो गई हैं। अर्नेस्ट को समझ में आता है कि वो लोग ब्लेड के पीछे क्यों हैं, जबकि उनका असली टारगेट तो ग्रेट हीरो बनना चाहिए। सोफी सोचती है कि शायद से वो सिर्फ अपनी ताकत को टेस्ट कर रहे हैं और ब्लेड उनका टारगेट बनकर सिर्फ उनकी मदद कर रहा है। सोफी को गिल्टी फील होता है, सिर्फ उसकी जिंदगी नॉर्मल रही, इसलिए अब वो चाहती है कि सब कुछ ठीक करे, चाहे उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। लेकिन तभी अर्नेस्ट उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। सोफी कहती है कि उन्हें बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी बॉडीज में किए गए मॉडिफिकेशन की वजह से वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। वो लोग अपने ऑर्डर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती। तब ब्लेड उससे कहता है कि उस पर भरोसा करे और सभी दोस्तों से मदद मांगता है। इतने में दूसरे हाइड आउट में उन लड़कियों को उनका मिशन याद दिला दिया जाता है, ब्लेड को मारना। तभी उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें एकेडमी एरिना में ब्लेड से लड़ने का इन्विटेशन होता है। ब्लेड एकेडमी एरिना में उनका इंतजार कर रहा होता है। अर्नेस्ट को शक होता है कि क्या वो लोग इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सोफी पूरी कॉन्फिडेंट होती है, कहती है कि अगर फैसला उनका होता तो वो जरूर आती। आखिर में लड़कियां पहुंच जाती हैं और ब्लेड से कहती है कि अब वो उसे मारने वाली है। तब एलिजा उसे प्लान याद दिलाती है, ब्लेड को अकेला ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर कोई और बीच में आया तो लड़कियां सीधा अटैक करेंगी। उसका असली मिशन है उनकी एनर्जी खत्म करना, ताकि पता लगाया जा सके कि उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है और किस तरह से उनका सिस्टम रिप्रोग्राम किया जा सकता है। ब्लेड काफी मुश्किल में आ जाता है, उसका तलवार हाथ से छूट जाता है और अपने ओपोनेंट्स के सामने अकेला पड़ जाता है। अर्नेस्ट उसके लिए चिंतित करती है, लेकिन सोफी उसे भरोसा रखने के लिए कहती है। तभी ब्लेड अपनी मैजिक बैरियर का यूज करके सभी को एक हाथ से रोक लेता है और पीछे धकेल देता है। अर्नेस्ट को बुरा लगता है कि वो लोग कुछ मदद नहीं कर पाई, लेकिन जेसिका उसे याद दिलाती है कि वो तलवार लौटाकर ब्लेड की मदद कर सकती है। तभी एक सिस्टर अपनी हीरो एबिलिटी एक्टिवेट करती है, जिससे कि पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाती है। ब्लेड जमीन पर गिरता हुआ इधर उधर उछल रहा होता है। जब उसका टेक्निक खत्म होता है वो थक कर गिर जाता है। ब्लेड भी जमीन पर पड़ जाता है। फिर अगला अटैक आता है। एक और सिस्टर अपनी पावर से हजारों पंजे बनाकर ब्लेड पर अटैक करती है। तब जेसिका एक फैल फेंकती है, जो कि ब्लेड अपने तलवार में ही डाल लेता है। जेसिका की पावर से ब्लेड उसके सारे क्लोन्स को उड़ा देता है। उसके बाद एक और सिस्टर ब्लेड
से अटैक करती है तब लियोनार्ड अपना वेल फेंकता है जिससे कि ब्लेड बैरियर बनाकर अटैक को रोक लेता है, लेकिन उसका तलवार टूट जाता है और तभी सन को उसे चार्ज करती है। ब्लेड मुश्किल से बचता है और अर्नेस्ट को आवाज लगाता है कि वो अपनी पावर दे। अर्नेस्ट हैरान होते कि बिना तलवार के वो अपनी पावर्स को कैसे यूज करेगा, लेकिन फिर भी वो वेल फेंक देती है, लेकिन सैंग को बीच में आ जाती है और वेल जमीन पर गिर जाता है। सोफी तुरंत अपनी टाइम स्टॉप एबिलिटी का यूज करके वक्त को रोक देती है और वेल उठाकर ब्लेड तक पहुंचा देती है। अब कू अपना सबसे खतरनाक हीरो पावर्स का यूज करने के लिए तैयार होती है। ब्लेड सोफी से पावर ले लेता है और उस अटैक को काउंटर करता है। कू थक कर गिर जाती है, सिर्फ ओनी ही बची होती है जो ब्लेड को मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन ब्लेड के पास भी अर्नेस्ट की पावर बची होती है जिससे कि वो ओनी के अटैक का सामना करता है। आग हर तरफ फैल जाती है, छतरियां उड़ जाती है और सब स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। जब धूल हट जाती है तो ओनी अभी भी खड़ी होती है, सूरज ढल रहा होता है। ब्लेड सोचता है कि वो किस बात का इंतजार कर रही है। तब ओनी बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 14 दिन की जिंदगी थी और आज वो अंतिम दिन था। ब्लेड बहुत ही हैरान होता है और एलिजा से पूछते कि कुछ किया जा सकता है, लेकिन एलिजा बताती कि उनका क्रिएटर तो पहले ही मारा जा चुका है, कोई उन्हें ऑर्डर्स नहीं दे रहा था। सोफी ब्लेड से कहती कि उसकी सब बहनों को इकट्ठा करो। फिर वो ओनी से कहती कि अभी भी एक चांस मिल सकता है। ओनी कहती कि जीने का क्या फायदा, अब तो अपना मिशन भी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन ब्लेड उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहो तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हो और एक दिन मिशन पूरा कर लोगी मुझे मारकर। ये बात उन लड़कियों को बहुत ही पसंद आती है और सोफी मुस्कुराकर ओनी से कहती है कि अब अपनी हीरो पावर्स का यूज करो। ब्लेड की मदद से सभी बहनें की आत्माएं और उनका कॉन्शियस सोफी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अगले दिन ब्लेड हॉस्पिटल के इन्फर्मेरी में होता है और सोफी उसे देखने आती है। हमें पता चलता है कि अब सभी सिस्टर का कॉन्शियस सोफी के अंदर शरीर में है। तभी ओनी मजाक में कहती कि ब्लेड जल्दी ठीक हो जाएगा ताकि वो फिर से उसे मार सके। सोफी कंट्रोल लेती है और ब्लेड उससे पूछते कि वो कैसा फील कर रही है। सोफी मुस्कुराकर कहती कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके अंदर 5 बच्चे रहते हो, लेकिन वो खुश है कि वो सभी को बचा पाई, उसके लिए ये काफी है। अगले हफ्ते गिलगामेश एक और ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करता है जहाँ एक जाइंट मॉन्स्टर स्टूडेंट्स के अगेंस्ट फाइट करता है। काफी स्टूडेंट्स हवा में उड़ जाते हैं। कोब अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफर होती है ताकि मॉन्स्टर का सामना कर सके, लेकिन वो भी असफल रहती है। गिलगामेश का असिस्टेंट बताता है कि मॉन्स्टर की डिलीवरी में कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। जो मॉन्स्टर भेजा गया था वो गलती से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया है। अर्नेस्ट अपनी फ्लेम पावर का यूज करती है, लेकिन मॉन्स्टर पर उसका कोई असर नहीं होता। सोफी अपनी सभी बहनों को कॉम्बाइंड पावर्स का यूज करती है। हार की एक यूनिक एबिलिटी से मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं होता। एमे और लोना मॉन्स्टर पर अपने पावरफुल से ब्लास्ट करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं हिलता। सब लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी गिलगामेश सिर्फ हंसकर कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास एक ग्रेट हीरो है। और तभी एक जबरदस्त अटैक से मॉन्स्टर वहीं पर धूल बन जाता है। सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त ब्लेड वहाँ पर आता है और हाथ में लंच बॉक्स लेकर वो कैजुअली पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।